नवाजुद्दीन वाला हो जाएगा ये। वो देखा है अपने स्टेशन पे जो खड़ा होता है? हाँ। वही हो जाएगा। भोपाल को पूरी दुनिया जानती है, अफसोस बहुत गलत वजह से। आप किसी से भी बोले भोपाल तो आपका जवाब मिलेगा यूनियन कार्बाइड, गैस लीक, गैस कांड। अक्सर भोपाल के लिए ऐसा कहा जाता है ना कि भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं, धीमी जुबान में कही हुई मोहब्बत है। हकीकत है। मुझे लगता है कि अगर कायनात में आपको भोपाल में मोहब्बत नहीं हो रही, भोपाल में आप आर्ट नहीं कर पा रहे, भोपाल में आपको लिटरेचर नहीं समझ में आता, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में समझ में नहीं आ सकता। अब 2 घंटे मेरे साथ रहें, जब आप यहाँ से जाएंगे तब ये शहर आपको और अपीज करने लगे। मुझे लगता है कि हम सब एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, दैट इज प्रमोटिंग द लव फॉर दिस सिटी। राइट। तो शायर साहब ने कहा कि मोहतरमा आपको इतना नहीं पता, आवाज दी जाती है, मारी नहीं जाती। तो शकीला बानो भोपाली ने कहा कि जनाब हम आपसे कह रहे थे। 27 के बाद हर सैटरडे को उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भोपाल नजर आने लगता है। 28 में फिर वो अपने दोस्तों से कहते हैं यार भोपाल, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो टेक्स्ट बुक में नहीं जी जाती भोपाल के अंदर। यहाँ सुकून जो है वो आलस नहीं है, वो यहाँ की लेगेसी है। एक ऐसा शहर जहाँ शामें जल्दी नहीं ढलती और कहानियां कभी खत्म नहीं होती। भोपाल ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये तहजीब है, सुकून है, शायरी है और उन लोगों की आवाज है जो इसे हर रोज जीते हैं, हर रोज महसूस करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात करी भोपाल के अर्बन वर्ल्ड की, जहाँ पे हमने बताया कि इतने सारे लोग हर रोज ये प्रयास कर रहे हैं कि भोपाल में नई अपॉर्चुनिटीज को कैसे लेके आया जाए। यहाँ के यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वुमेन्स के लिए क्या क्या नई चीजें लाई जा सकती हैं और किस तरह से यहाँ का खुद जो सिटीजन है वो उनका पार्ट बन सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भोपाल की पुरानी रास्तों की, पुरानी गलियों की, जहाँ पे मॉन्यूमेंट से ज्यादा यादें हैं। क्योंकि जो हिस्ट्री है वो टेक्स्ट बुक में नहीं जी जाती भोपाल के अंदर, वो होती है यहाँ की चाय की टपरियों में, पुरानी हवेलियों में, लोगों के लहजों में और कुछ ऐसी कहानियों में जहाँ पे आपको ये महसूस होगा कि हेरिटेज और अर्बन एक साथ कैसे जीते हैं। और आज हमारे साथ जो हैं वो आपको भोपाल का एक ऐसा हेरिटेज वॉक कराएंगे कि आपको महसूस होगा कि भोपाल कितना रॉयल है और साथ ही साथ यहाँ सुकून जो है वो आलस नहीं है, वो यहाँ की लेगेसी है। सो लेट्स वेलकम शाह हुसैन, जिन्होंने यूपीएससी से स्टोरी टेलिंग में अपना कदम रखा जस्ट टू शोकेस भोपाल टाइमलेस लेगेसी। वेलकम शाह हुसैन। थैंक यू। यहाँ पे मेरी मौजूदगी मुझे एहसास दिलाती है कि ये शहर इतना रूहानी है, इतना खूबसूरत है, इतना कमाल है कि जो भी शहर में कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है ये शहर उसे इसी तरह से नवाजता है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड मैं अपने तारुफ में सिर्फ यही कहूँगा कि मैं वो मिसाल हूँ जिसकी कोई मिसाल नहीं और कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। क्या बात है। अक्सर भोपाल के लिए ऐसा कहा जाता है ना कि भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं, धीमी जुबान में कही हुई मोहब्बत है। हकीकत है। मुझे लगता है कि अगर कायनात में आपको भोपाल में मोहब्बत नहीं हो रही, भोपाल में आप आर्ट नहीं कर पा रहे, भोपाल में आपको लिटरेचर नहीं समझ में आता, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में समझ में नहीं आ सकता। Because the kind of slowness, the kind of art, the kind of beauty this शहर allows you, कहाँ से लाएंगे? कहाँ से मिलेगा? मुझे लगता है कि अगर हुमायूं किसी दिन भोपाल आते तो भोपाल को कहते फिरदौस बरूए ज़मीअस्त, हमीअस्त। क्या बात है। सो शाह, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी से हेरिटेज का वॉक तक ये शिफ्ट कैसे आया? बिकॉज द वन हु प्रिपेयर्स फॉर यूपीएससी दे आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट साइड ना, दे वांट टू हैव दैट पावर एंड दैट गवर्नमेंट सीट। सो वहां से खुद पैदल चलने की यात्रा कैसे शुरू हुई? आई थिंक नॉलेज इज पावर। जैसे भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, वन हु ड्रिंक्स इट शैल रोर। तो मुझे हमेशा से लगा कि एजुकेशन इज नॉन नेगोशिएबल, तालीम बहुत जरूरी है, वो मैंने हासिल करने की कोशिश की। मेरे बड़े भैया भी इस इंडस्ट्री में थे, तो पिछले 9-10 साल से ऐसा कोई प्रीलिम्स नहीं हुआ देश में जो मेरी फैमिली ने नहीं देखा हो। लेकिन फिर मैंने एक दिन खुद से सवाल किया कि मुझे ये बनना क्यों। इस सवाल के जवाब में एक चीज सामने आई कि आई एंजॉय द कंपनी ऑफ एलीट्स, द पीपल विद नॉलेज, इंटेलेक्ट। तो मुझे लगा कि मुझे उनके साथ रहना पसंद है। फिर मैंने ये सोचा कि उनके साथ रहने के रास्ते कितने हैं। एक यूपीएससी तो था, लेकिन यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे रास्ते थे।
उस दिन से मैंने भगवान जी को ये बताना शुरू किया कि मुझे क्या चाहिए, ये नहीं बताया क्यों और कैसे चाहिए। तो उन्होंने यूपीएससी से निकाल के मुझे कल्चरल क्यूरेशन में डाल दिया। नाउ आई इंटरेक्ट विद मोर सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स, more senior bureaucrats, more senior people from coming in from private domains and everything around that too more easily. Very nice. So like now you are a part of a system in a higher way. Absolutely. मुझे लगता है कि मैं वहाँ बेटर कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ। मुझे जिन लोगों से बात करने के लिए 30 साल की नौकरी चाहिए थी, मैं उनसे बहुत आसानी से और एक्सेसिबिलिटी के साथ बात कर पाता हूँ, वो मेरी बात भी सुनते हैं। Very nice. And in the same way you are narrating the legacy जो हर एक को पता भी नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अपनी बुनियाद से वाबस्तगी जरूरी है। फूल गिरता है जमीन पर तो कुचल जाता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल बैक टू रूट्स, माई सेल्फ बैक टू रूट्स। और अगर आप अपने शहर से मोहब्बत नहीं करते तो फिर आप किससे मोहब्बत करेंगे? ट्रू, वेरी नाइस। सो अगर भोपाल एक पर्सनालिटी होती, एक पर्सन होता, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होती आपके हिसाब से? भोपाल कैसा है? एक शायराना शायर की तरह। अच्छा। जो बहुत अच्छी जुबान बोलता है, जिसका अंदाज बहुत खूबसूरत है, जिसके कपड़े बहुत अच्छे हैं और बस बात करता है तो ऐसा लगता है कि बोलता चले जाए। तो मुझे लगता है ऐसा लगता है अगर उर्दू का कोई जिस्म होता, बाखुदा आप जैसी लगती हो, तो वो भोपाल, अगर उर्दू का जिस्म होता तो शायद भोपाल जैसा होता। क्या बात है। सो शाह, आप कहते हैं कि हेरिटेज जो है वो किताबों में नहीं एक्सपीरियंस में मिलता है। तो आम इंसान अपनी सिटी को कैसे फील करे, कैसे उसे वो किताबों से हटके और एक्सपीरियंस में मिलेगा? देखिए, जब तक शहर की ठंडी हवा आपके गाल पे नहीं पड़ती, आप उस शहर में नहीं होते। बहुत जरूरी है कि आप किताबों में चीजों को ढूंढें, लेकिन अगर आपको 10 फूलों के नाम याद हैं और आपने एक भी फूल अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने गालों से नहीं छुआ, तो आपने उस फूल को एक्सपीरियंस नहीं किया। आप जान जरूर सकते हैं पर पहचान नहीं सकते। पहचानने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, आपको बाहर देखना पड़ेगा। तो वो एक शेर है कि धूप में निकलो, हवाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो किताबों के बगैर जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन उस जिंदगी को महसूस करने के लिए आपको किताबें भोपाल आना पड़ेगा। लेकिन उसके मुझे लगता है कि अगर आप भोपाल नहीं आए तो आप जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत लुत्फ मिस कर रहे हैं। मैंने भोपाल को 2013 में पहली बार देखा। मतलब ऑब्वियसली उसके पहले देखा, लेकिन उस तरह से नहीं देखा। तो जब मैं यहाँ से गई थी तब मैंने एक शायरी लिखी थी कि भोपाल की वो शाम कहाँ से लाऊं, वो लहरों की ठंडक, वो यारों के नाम कहाँ से लाऊं। परिंदे उड़ चले हैं घर छोड़ के आसमानों में उड़ने, परिंदे उड़ चले हैं घर छोड़ के आसमानों में उड़ने, वो बिन बात की बातें, चाय पे किस्से, वो बेखौफ शाम कहाँ से लाऊं। वाह वाह। देखिए, अब आप भोपाल आई और आपने शायराना अंदाज अपना लिया, तो ये भोपाल की खासियत है। इतना मतलब मैंने इतना मिस किया इस जगह को। I was into very good positions. I was working in MNCs, and when my husband got one opportunity to come back to Bhopal, I said yes, please let's go Bhopal, and I don't want to go anywhere else other than Bhopal, क्योंकि यहाँ पे though I feel कि यहाँ पे MNCs नहीं है, यहाँ पे उस चीज की कमी है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे वो रूट्स को भी जोड़ा जाए, लेकिन जो सुकून यहाँ है वो और कहीं नहीं है। देखिए, मैं लोगों से अक्सर मजाक में कहता, भोपाल के नौजवानों की एक आइडियल लाइफ है, एक टेम्पलेट है। 23-24 की उम्र में उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे नौकरी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मुंबई, पुणे, बैंगलोर जाना पड़ेगा। 25-26 तक वो चले भी जाते हैं। 27 के बाद हर सैटरडे को उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भोपाल नजर आने लगता है। 28 में फिर वो अपने दोस्तों से कहते हैं यार भोपाल में कुछ वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो आधी सैलरी में भी काम कर लूंगा। 29 में वही लोग भोपाल में। Very true. This happens actually on the larger scale. I don't know 29, लेकिन हाँ 35-38 में तो डेफिनेटली वो यहाँ आ जाते हैं। मिलते हैं। ये इनफैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ ये होता है। अगर आपकी 1 महीने की नौकरी भी भोपाल में है तो पहला ख्याल ये आता है कि यार रिटायरमेंट के बाद तो यहीं रहेंगे। Yes, especially I have met so many bureaucrats, और उनका ये कहना होता है कि once they are here they don't want to go anywhere else. Absolutely, कहीं नहीं जाते। ये शहर जो है पैर पकड़ता है और ये पकड़ता है। True. तो आप कुछ वक्त के लिए भोपाल में रहते हैं और फिर भोपाल उम्र भर आप में रहता है। क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है ये। So एक टाइम ऐसा भी था जब भोपाल सिर्फ कैपिटल नहीं था बल्कि एक स्टेट था। ओके
सो भोपाल एक वक्त पर पूरा एक स्टेट की तरह समझा जाता था, उसकी अपनी एक रॉयल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी बिफोर बिकमिंग भोपाल एज ए कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। सो उस हिसाब से उस समय की ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो आज भी भोपाल में एक रूह की तरह जिंदा है? अब भोपाल बहुत इन्फ्लुएंशियल शहर और जैसा आपने कहा स्टेट रहा है हमेशा से। पॉलिटिकली अगर आप देखें तो 1947 में जब देश का विभाजन हो रहा था, इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी, तब चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चेयरमैन भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान थे। इस हिसाब से भी था। हमीदुल्ला खान की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से, लॉर्ड माउंटबेटन से। तो पॉलिटिकली भोपाल वाज वेरी एक्टिव। खान शाकिर अली खान यहाँ पे रहे, शंकर दयाल शर्मा जी भोपाल हिंदुस्तान के 9th प्रेसिडेंट, वो भोपाल के रहे। भोपाल की एक आइडेंटिटी थी, बट कुछ कारणों की वजह से, कुछ पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से 47 के बाद भोपाल साइडलाइन होने लगा धीरे धीरे। और फिर भोपाल का वो वो इन्फ्लुएंस, वो पार, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगा। लेकिन मैं बहुत अर्डेंट फॉलोवर इस बात का हूँ कि किसी भी शहर के इतिहास को इसलिए नहीं समझना चाहिए कि वो एक ग्लोरियस पास्ट बताता है, बल्कि इसलिए समझना चाहिए क्योंकि आप और हम उसी से बने हैं। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर पास्ट। राइट। हमारे माजी में जो हुआ, हमारे गुजरे हुए कल में जो कुछ हुआ, उसने हमारे आज का फैसला किया है, और हम जो आज कर रहे हैं वो हमारे कल का फैसला करेगा। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर सिटी बेटर इन द वेरी सेंस, ताकि आप अपने शहर को जाने और शहर से खुद को जाने। ट्रू। सो आई थिंक दैट इज व्हाई स्टडी ऑफ सिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट। And what's that one thing which is yet here in Bhopal since then? Everything. भोपालियों ने कुछ नहीं छोड़ा। I think सुकून, बस ये है कि सुकून का नाम बदल के अब आलस हो गया है। लेकिन भोपाल में अभी भी बहुत गहराई से ये है, बहुत किस्से हैं। हम आगे जाके इससे सवाल आएंगे तो हम इस पर बात कर सकते हैं। आई रिमेम्बर कि भोपाल को ना, भोपाल में क्लब था, लेजी क्लब। आई थिंक आपकी रील में भी इसका एक जिक्र है। दारुल कोहला, राइट। So, कोहला in Arabic means काहिल। काहिल से जो लफ्ज निकलता है वो आलसी का निकलता है। तो आलसियों का घर कहा जाता था। और जब जिगर मुरादाबादी भोपाल आते थे, बड़े मशहूर शायर थे, तो उन्हें लगता था ये क्या बदतमीजी है, बड़े आ रहे हैं तो छोटे इज्जत में खड़े हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो जहाँ पे सीनियोरिटी के जो हिसाब किताब है वो ना एप्लीकेबल हो। तो उन्होंने एक क्लब बनाया, और वो क्लब में एक रूम को रेंट किया गया। वहां पे शहर के जय्यद लोग, बड़े मशहूर लोग थे, वो आते थे। और उसके रूल्स ये थे कि रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक वहां पे आपको पड़े रहना है, लेटे रहना है। तो जो लेटा हुआ है वो सीनियर मोस्ट है। राइट। जो बैठा हुआ है उसकी थोड़ी कम इज्जत है। और जो खड़ा हुआ है उसकी कोई इज्जत है ही नहीं। अच्छा। तो कभी 9 के बाद अगर कोई आता था तो दरवाजे से लुढ़कता हुआ अंदर आता था। और इतने कमाल के आलसी थे कि एक दफा कहते हैं कि लेटे लेटे हुक्का पी रहे थे, और हुक्के के कुछ शोले बिस्तर में आ गिरे। मजाल है साहब कोई खड़ा हुआ, किसी ने आग बुझाई, जलने दिया, पर उठे नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। पहलू ये है कि उसी दारुल कोहला से शहर के सबसे मशहूर शायर निकले। ट्रू। वहां जो महफिलें होती थी, उनसे कमाल के शायर तो देश में फिर उसके बाद कहीं देखने को ना मिले। वेरी ट्रू। तो आप उसे आलस कहें, आप उसे काहिली कहें, आप उसे सुकून कहें, मैं तो उसे आर्ट रिजुविनेशन कहता हूँ। सो मेरे कुछ अगले सवाल भी कुछ इसी रूट्स पे ही थे कि भोपाल में जो पटियेबाजी है वो एक आर्ट फॉर्म था। यहाँ की बतौलेबाजी और यहाँ की पटियेबाजी एक काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म था। आपको नहीं लगता कि स्टोरी टेलिंग का जमाना यहाँ की बतौलेबाजी से स्टार्ट हुआ है? भोपाल से अच्छे कहानीकार मिल नहीं सकते। मतलब सुनाने वाले, the way they narrate any story। आप जानिसार अख्तर साहब से लेके जावेद अख्तर साहब से लेके जाकिर खान तक के किसी को भी देख लीजिए, एक बात आपको गौर से देखने को मिलेगी। वो कहते हैं कि अगर आपको अपने हुनर का मुजाहिरा करना है, अगर आपको टेस्ट करना है कि आप कितने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, आप भोपाल आ जाइए। ट्रू। भोपाल में अगर आपको मोहर मिल गई, भोपाल में अगर आपने लोगों ने कुछ है, आप कायनात में कुछ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल में लोगों का आर्टिस्टिक सेंस बहुत हाई है। हाँ, मतलब दे आर सो स्पॉन्टेनियस इन क्रिएटिंग बतौलेबाजी। मतलब काफी किस्से तो हमने आपकी रील में ही सुने हैं और बड़ा मजा आता है उन्हें सुनने में। आई थिंक इट इज वेरी साइंटिफिक। मैं मतलब आज आपके माध्यम से इस पे रोशनी डालना चाहता हूँ। पटियेबाजी इज अ वेरी हिस्टोरिकल थिंग इन भोपाल। ये कैसे आती है?
तो आप देखेंगे कि भोपाल एक फोर्टिफाइड शहर, उसके चारों तरफ दीवारें हैं। जब दीवारें होती हैं तो शहर छोटा हो जाता है, लिमिट हो जाता है, एक्सपैंड नहीं कर सकता। एक्सपेंड नहीं कर सकते। जब शहर एक्सपैंड करेगा तो घरों को छोटा होना पड़ेगा, तो घर छोटे हो गए। अब दीवारें हैं, सब दीवार के अंदर ही हैं, घर छोटे हो, तो नाउ डिफरेंशिएशन हैज एंडेड। कोई लिविंग रूम, कोई बेडरूम, कुछ नहीं है। True. अब भोपाल में पर्दा सिस्टम बहुत है। भोपाल 4 चीजों के लिए मशहूर है, पर्दा, गर्दा, जर्दा, नामर्दा। तो पर्दा बहुत है और पर्दा वहां के कॉमन फॉक कर रहे हैं, रॉयल तो कर ही रहे, कॉमन फॉक्स भी कर रहे। तब घर में पर्दा होगा और एक ही रूम है, मर्द अगर अपने दोस्त को घर में बुला लेगा तो औरतों की मोबिलिटी कम हो जाएगी, Right. रोज झगड़ा होगा। तो फिर एक ही फैसला होगा कि यार तुम अपने दोस्तों से घर के बाहर मिला करो। अब आप घर के बाहर कब तक खड़े होंगे? So that's how the पटियेबाजी came Exactly. in existence. औरतें भी खुश हैं घर के अंदर क्योंकि मर्द के दोस्त नहीं आ रहे, मर्द भी खुश है क्योंकि औरतों से झगड़ा नहीं हो रहा है, तो वो बाहर बैठे हैं और सुबह से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है। और आप यहाँ की enjoy कर- पटियेबाजी से तो मतलब बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज निकली हैं हमारे, कमाल के लोग। मतलब पॉलिटिकल हाई पर्सनालिटी के लोग भी निकले हैं और बहुत अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स भी निकले हैं। देखिए स्टीरियोटाइप अब हुआ है पटिया, पहले मैं दोबारा इस पे, ये कैपिटलिस्टिक नोशन है। आप क्लबिंग करने जाएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएंगे, तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ बर्नआउट इवेजन। राइट। वो एक मेंटल और स्पिरिचुअल रिजुविनेशन है कि भाई आप जा रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड थिंग टू गो एंड हैव फन। राइट। ऑन द सिमिलर लाइंस अगर आप पटियाबाजी कर रहे हैं तो दैट्स अ वेरी अनप्रोडक्टिव थिंग। तो ये टैग किसने दिया? इट्स अ वेरी बट आई बिलीव इज कि उस समय का अगर क्लबिंग फॉर्म किया जाए तो शायद वो पटियेबाजी ही होता एब्सोल्युटली, है ना, क्योंकि उस जमाने में तो क्लब्स नहीं थे, इस तरीके के रेस्टोरेंट्स नहीं थे, चाय की टपरियां थी और पटियेबाजी ही थी। मैं बड़ा गौर से, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ कितनी जरूरी चीज है। नंबर 1, भोपाल में कभी भी सिविल स्ट्राइफ नहीं हुआ। सबसे पहला जो हुआ वो 92 में हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर तरह का, हर समाज का, हर समुदाय का इंसान पटिये पर बैठा था। Right. जब आप इंटरमिंगल करते हैं, जब आप सोशल इंटरमिंगलिंग करते हैं, तो कोई तीसरा आदमी आपके बीच में फूट नहीं डाल पाता। वेरी ट्रू। नंबर 2, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन। अब 2024 या 25 में हिंदुस्तान ने पहला गोल्ड लिया, हम पहला गोल्ड जीते चेस ओलंपियाड में जी गुकेश के साथ। द फर्स्ट मेडल दैट द कंट्री वन इन इंडियन country, an Indian sportsman won was in 1980 Malta Olympics. This was a silver medal. Yes, it was a silver medal by a guy named Mohammad Rafiq Khan. जब विश्वनाथन आनंद 11 साल के थे, तब भोपाल का एक कारपेंटर जिसकी कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, वो जाके माल्टा ओलंपियाड्स में चेस खेलते हैं और सिल्वर मेडल ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भोपाल के पटियेबाजों को चाय के नुक्कड़ पे चेस खेलता हुआ देखा था। वहां से उनकी ट्रेनिंग हुई है। Absolutely. मतलब पटियेबाजियों के साथ पटियेबाजों ने अगर उन्हें कोच किया है तो वो पटियेबाज कैसा चेस खेलते होंगे? आप ये तो गौर कीजिए कि उनका सिखाया हुआ एक लड़का 1980 में अगर सिल्वर मेडल ले आता है इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड में, तो विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, नो फॉर्मल ट्रेनिंग, नो फॉर्मल एजुकेशन व्हाटसोएवर। तो ये भोपाल के लोगों का हुनर है। भोपाल का हॉकी का मक्का कहते हैं भोपाल को। yes. एक जमाने में 65 से ज्यादा क्लब्स थे, हॉकी क्लब्स थे भोपाल। राइट। भोपाल हाईएस्ट आई थिंक, इतने तो किसी शहर में नहीं थे। मैं लोगों से मजाक में कहता हूँ, अगर कंसंट्रेशन के हिसाब से देखा जाए, पहले तो मैं लोगों से अक्सर ये बात गौर करके कहता हूँ, उनसे तंबी करके कहता हूँ कि अगर आप देखें या नहीं देखें और माने ना माने, हॉकी अभी भी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। हाँ, हमारे गाड़ियों में मिलता है, प्लीज मार्केट हमारे सबकी गाड़ियों में एक हॉकी स्टिक तो डेफिनेटली मिलती है और हमारा नेशनल स्पोर्ट है ये भाई। Yes, it's a national sport. We should take pride in it. But of course वो एक कल्चर अब बचा नहीं है यहाँ पे। इस वक्त के समय के साथ होता है, हम जितना तेजी से हमने क्रिकेट को कॉर्पोरेटाइज किया, बॉलीवुड से लिंक किया, उतना तेजी से हम हॉकी को कर नहीं पाए। लेकिन एक जमाने में हॉकी की शान, हॉकी की नाक भोपाल थी। वेरी ट्रू। सबसे ज्यादा यहाँ से प्लेयर्स निकलते थे, सबसे ज्यादा यहाँ पे खेला जाता था इस गेम को। Absolutely. तो अब आप अपनी तहजीब पे गौर नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें कभी आपके सामने आएंगी नहीं। Yes, that's very nice. So एक ये भी बात है कि भोपाल का एक नाम जो है वो भोजपाल है। ओके, सो भोजपाल से भोपाल तक का जो सफर है भोपाल का, उसकी क्या कहानी है? एक नाम भोपाल का भूपाल भी है। भूपाल कहते हैं कि राजा भूपाल सिंह थे, उनके नाम पे शहर का नाम भोपाल। अच्छा। फिर कहते हैं कि साहब राजा भोज के नाम पे भोजपाल पड़ा है।
नाम कुछ भी हो, लेकिन इन सारे व्यक्तियों का एसेंस दिखता है। मैं राजा भोज पे जिक्र करना चाहूंगा। अक्सर हम इतिहास के साथ कुछ ज्यादतियां करते हैं, हम जस्टिफाई नहीं करते। हम कहते हैं कि राजा भोज आए, उन्होंने भोजपाल का डैम बनाया और वो यहाँ से तशरीफ ले गए, लेकिन इसकी वजह से हम राजा भोज के एक व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते कि हम इस पर भी गौर करें कि राजा भोज यहाँ आए क्यों थे और राजा भोज थे कौन। अगर आप गौर करेंगे, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पढ़ने लिखने से आपके दिमाग के होराइजन्स खुलते हैं, तो आप बहुत चीजों को समझ पाते हैं। मैं अक्सर हेरिटेज वॉक्स पे लोगों से कहता हूँ और बहुत दावे से कहता हूँ कि प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है, अगर वो प्लेटो को कहीं मिलता तो वो हिंदुस्तान में राजा भोज में मिलता, तब से लेकर आज तक। जी, फिलोसोफर किंग राजा भोज से पहले और राजा भोज के बाद शायद प्लेटो को कभी नहीं मिलता। फिलोसोफर किंग कौन है? जिसके पास लॉजिक, म्यूजिक, रीजन, इन सब का इल्म है, जो एक ऐसा बादशाह है जिसकी प्रजा उससे बेहद खुश है, जो एक ऐसा बादशाह है जो सिक्योरिटी और डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये राजा भोज के अलावा आपको कहाँ मिलेंगे? राजा भोज ने 84 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता था। 84 प्लस। सामरंग के सूत्रधार इज अ बुक ऑन हाइड्रोलॉजी। राजा भोज यहाँ पे डैम इसीलिए बना रहे थे क्योंकि उन्हें हाइड्रोलॉजी का इतना इल्म था कि वाटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। अगर आपको देखना है कि उनका कमाल क्या था, आप कुछ नहीं कीजिए, आप रानी कमलापति पैलेस जाइए, आप गूगल अर्थ खोलिए, सैटेलाइट मोड पे जाइए और जूम आउट कीजिए, आपको नजर आएगा कि 2 बड़े पहाड़ है, उसके पास एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जा रही है जहां पे आप खड़े हैं। राजा भोज ने उसी को चुना है डैम बनाने के लिए, लेकिन उनके पास गूगल अर्थ नहीं था। वाओ। तो अब इतना वास्ट इल्म किसी बादशाह के पास जो कॉन्स्टेंटली दुश्मनों से लड़ रहा है, जिसने इवेजन्स को इवेड किया है, जो इन्वेडर्स से भी जंग कर रहे हैं, अब आप कहां से लाएं? तो इतिहास के साथ इतिहास का काम यह है कि वो आपको झिझोड़ दे, मजबूर करे कि देखो राजा भोज के नाम पे ही शहर है ना, अब तुम जाओ राजा भोज को भी पढ़ो। लाइक ट्रूली, बिकॉज उन्होंने जो क्रिएट किया वो आज हमारा पूरा नर्चरिंग, मतलब पूरे शहर को उसी वजह से बचाया हुआ है, वो पूरा नर्चरिंग उसी चीज से हो रही है। एब्सोल्युटली, बना उसी से, लाइफलाइन है वो। हाँ। तो जिस तरह से कोलांस को रोका गया और डैम बनाया गया और एक पूरा सिस्टम बनाया गया, सागर ताल जो राजा भोज ने यहाँ पे बनाया था वो सागर ताल था, फिर होशांग के मांडू के होशांग शाह ने उसे तोड़ा। अगर राजा भोज का सागर ताल सर्वाइव कर रहा होता, दैट वुड हैव बीन एशियाज लार्जेस्ट इन वाटर लेक, लार्जेस्ट। वाओ। और वो 1000 साल पहले, उसमें कोई मॉडर्न हाइड्रोलॉजी नहीं थी, उसमें कोई मॉडर्न टेक हाउ नहीं था, वो सिर्फ एक व्यक्ति के डायरेक्शन में बन रही थी, जिसे वाटर सिस्टम का इतना ज्यादा इल्म था कि उन्होंने उस पर किताब लिखी। तो यहाँ के बाकी के लेक्स भी मैनमेड ही हैं ज्यादातर ऑलमोस्ट सारे मैनमेड है। यहाँ पे एक नदी बहती थी कोलांस के नाम से, वो सीहोर से आती थी, आगे जाके मिलती थी। तो राजा भोज ने वहां पे रानी कमलापति पैलेस के नीचे एक डैम है, वो राजा भोज ने बनाए। ऐसे 3 डैम बनाए, एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, फिर एक भोजपुर में था। ऐसे पूरे वाटर को रोका गया और बाकी जितनी भी उसमें ट्रिब्यूटरीज थी उन सबको बंद कर दिया गया ताकि एक कप शेप बन जाए। पानी यहाँ से भोजपुर तक जा रहा था। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। मतलब लिटरली उस समय के लोगों का जो नॉलेज था वो किसी नेक्स्ट लेवल पे था। तो अब आप यहाँ से देखिए कि अगर 1000 साल पहले एक व्यक्ति इतना वाइड विजन रखते थे, तो हमने आने वाले 1000 साल में ग्रोथ किया या हम रिग्रेसिव हो गए? ओह या ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि शायद ऐसे व्यक्ति ने राज किया है, इसलिए शायद यहाँ पे वुमेन्स को पावर भी मिल पाई। मतलब क्योंकि ये शहरी इस शहर का पूरा कल्चर ही मुझे डिफरेंट समझ में आया है। यहाँ पे खैर आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू, यहाँ की बेगमों का जो पावर रहा है। देखिए रानी कमलापति जी से यहाँ पे एक फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी शुरू हुई। और फिर बेगम्स ऑफ भोपाल, बेगम्स ऑफ भोपाल इज अ वेरी ट्रिमेंडस एग्जाम्पल। जितना मेरा ज्ञान कहता है, जितना मेरी समझ कहती है, 100 साल तक निरंतर औरतों की हुकूमत हमें हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। और इतनी खूबसूरती से, मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ आपको। पहली बात तो यहाँ पे बेगमों की हुकूमत आई क्यों, दूसरी बात सस्टेन कैसे हुई। तो हमें ये देखने को मिलता है कि नजर मोहम्मद खान तक सारे मर्दों की हुकूमत थी। नजर मोहम्मद खान का इंतकाल हुआ, उन्हें गोली लगी, तो उनकी एक बिटिया थी 1.5 साल की जिनका नाम था सिकंदर, मोती नाम था बचपने में।
और उनकी बेगम थी जिनका नाम था गौहर। तो उनकी जब उनका इंतकाल हुआ नजर मोहम्मद खान का, तो भोपाल में ये हलचल हुई कि अगले नवाब कौन बनेगा, क्योंकि नवाब साहब के पास तो एक बेटी है, तो लोगों ने अपना क्लेम प्रेस करना शुरू किया। लेकिन कोई भी आगे से एक्सप्लिसिटली नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि अगर बोलता तो शक की सुई उस पर आती कि गोली इसने चलवाई है। सब खामोश थे, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वेरी नाइस। ऐसे में ही एक मजमे में जब मजमा लगा, एक शोक सभा हुई, तो एक पर्दा नशीन खातून पर्दा पहनी हुई बीच में आई। उनके एक हाथ में एक बच्ची थी, एक हाथ में कागज था, और उन्होंने लोगों से कहा कि मेरे मरहूम शौहर ने बनने से पहले ये कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो भोपाल की अगली नवाब उनकी बिटिया बनेगी, और जब तक उनकी बिटिया की शादी नहीं होती मेरी बेगम गौहर भोपाल की रियासत को संभालेंगी। 18 साल उम्र थी उस दिन कुत्सिया बेगम की जब वो नवाब बनी है। बट एक चीज और लोग इग्नोर करते हैं, कुत्सिया बेगम जो गौहर थी 1 मिनट पहले तक और नवाब बनने के बाद कुत्सिया हुई, she was pregnant that day. Okay. वो प्रेग्नेंट थी। उनके पेट में अगर बेटा होता, लड़का होता, तो फिर वो नवाब बनता। हाँ, वो नवाब के पास जाती। लेकिन उस दिन इतनी टेंशन थी मजमे में कि मिसकैरेज हो गया, इतनी टेंशन। और अगली 3 जनरेशन तक उस परिवार में कोई लड़का पैदा नहीं। तो मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूँ वॉक के दौरान कि कुदरत को मालूम था कि ये औरतें संभाल लेंगी, और उन्होंने संभाल लिया, अमेजिंगली संभाला। मतलब ये उस दौर में मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर अटैक्स हुए या कुछ ऐसा हुआ। इतना पीसफुल एरा रहा है वो, इतना देखिए आपको भोपाल में अपनापन महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए होता है क्योंकि 100 साल तक यहाँ पे औरतें थी जो माँ की तरह थी, और यहाँ के जो पैलेसेस हैं उसमें उनकी झलक मिलती है कि उनके आर्किटेक्चर में वो झलक मिलती है। I talk this a lot that in Bhopal there is no grandeur, no opulence, बहुत माहीन चीज है, बहुत बारीक चीज है, बहुत अपनायत बताती है। यहाँ पे किसी ने आलीशान बनाने की कोशिश नहीं की, वेलफेयर पे काम किया। भोपाल में लोग भूखे नहीं सो रहे थे, भोपाल में एजुकेशन पे बहुत फोकस था। सुल्तान जहां बेगम साहिबा ने 40 किताबें लिखी हैं। उनकी वालिदा शाहजहां बेगम साहिबा के दौर में हर साल 200 किताबें छप रही थी। क्या बात है। लिटरेसी पे फोकस है, एजुकेशन पे फोकस है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं एक सवाल अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर 1920 में पैदा होने का मौका मिले तो कहाँ पैदा होना चाहोगे, लंदन में या भोपाल? भोपाल। अगर आप लंदन चुनती तो लंदन 1923 तक औरतों को उसी एग्जाम के लिए डिप्लोमा दिया। I know that there was a very hard time there for women. हार्वर्ड में 1999 तक एक लड़के को डिग्री मिलती थी, लड़की को डिप्लोमा नहीं। हाँ, डिग्री नहीं मिलती थी, डिप्लोमा मिलता था। भोपाल में आपको शाहजहां बेगम साहिबा के दौर से जितना पढ़ना चाहते हैं आप पढ़े, सरकार पैसा देगी टर्शरी एजुकेशन का। वुमेन सिक्योरिटी वाज एक्चुअली हाई। ताजमहल पैलेस से लगा हुआ एक स्कूल बच्चियों का, औरतों के लिए। ये भी एक बात है, भोपाल में भी एक ताज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसका नाम था राज। तो शाहजहां बेगम साहिबा का ऑफिशियल रेसिडेंस था वो, और लगभग 13 साल में 30 लाख की लागत से बना बहुत ग्रैंड एक बिल्डिंग आर्किटेक्चर था, और उसका नाम था राजमहल, राज। तो जब अंग्रेजों ने उसका इनॉग्रेशन करने की बात की तो उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके काउंटर पार्ट शाहजहां ने आगरा में बनाया है। तो अगर वो ताजमहल है तो ये क्यों नहीं, इसको भी ताजमहल गई। तब से वो ताजमहल बन गया। यस, एंड अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आई थिंक दैट इज वेरी मच दैट टेल्स अबाउट द मिजाज ऑफ भोपाल। ताजमहल में वो रही, ताजमहल उसके बाद तक सलामत रहा, बहुत अच्छा रहा। 47 में जब पार्टीशन हुआ तब हमीदुल्लाह खान ने इनवाइट किया सिंधी माइग्रेंट्स को जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, और उनसे कहा कि भोपाल आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, और उसकी दलील ये है कि हम सबसे महंगे पैलेस में, जो हमारा सबसे महंगा पैलेस है, वहां पे आपको स्टेशन कराएंगे। तो टिल 1947 अप टिल 2001 द सिंधी माइग्रेंट लिव्ड इन ताजमहल पैलेस विदाउट अ रेंट। वाओ। उनसे कोई रेंट का तकाजा नहीं किया गया, जब तक बैरागढ़ नहीं बना तब तक वो वहां रहे, और 120 फैमिलीज वहां रहे, 120 रूम्स थे उनके लिए खोल दिए। तो ये भोपाल की मेहमान नवाजी है, हमारे शहर की मेहमान नवाजी का ये आलम है। हम अपना दिल बिछा देते हैं दस्तरखान से पहले। तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने कहा, हमने ये नहीं कहा कि हम गेस्ट हाउस में रुकवाएंगे, हमने ये कहा कि हम अपने पैलेस में रुकवाएंगे, क्योंकि आप हमारे मेहमान। ये भोपाली मिजाज है। That's amazing. And दस्तरखान की बात आई तो आप भी अभी फीचर हुए हैं रिसेंटली। थैंक यू। कॉन्डे नेस्ट में बौरी थाल को लेके
जी। So I come from Bori community and I'm very vocal about the Bori cuisine. हाँ। किस तरह से cuisine, क्योंकि देखिए अगर मैं जितनी मोहब्बत से अपनी शहर के बारे में बात कर सकता हूँ, अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर सकता हूँ, उसके कल्चर के बारे में बात कर सकता हूँ, उतनी मोहब्बत से कहीं और के बारे में और किसी और के बारे में नहीं कर सकता। So I talk a lot about Bori cuisine और recently Condé Nast ने उसे पसंद किया and हम मैगजीन में आ गए। वाओ। एंड मुझे ये बहुत अमेजिंग लगा था कि दिल्ली के बाद सिर्फ भोपाल ही है, शायद 2-3 ही जगह फीचर हुई है उसके अंदर। हैदराबाद, आगरा, लखनऊ है, आगरा है, मुंबई है, मुंबई है, और दिल्ली और भोपाल है। ओके। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस में बहुत काम हो रहा है, एक्सपीरियंस में बहुत काम हो रहा है। भोपाल के कल्चर में ना बिरयानी का एक बहुत डिफरेंट रोल है। हाँ, देखिए पहले मैंने यही पकड़ लिया, बिरयान है, राइट, इट्स बिरयान, इट्स नॉट बिरयानी। सो ऑल्सो यहाँ का जो कल्चर है उसको आप नरेट करते हैं, आप वॉक्स पे लेकर जाते हैं। सो कैसा लगता है जब आप बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों को वॉक पे लेके जाते हैं और फिर उन्हें बेगम्स की कहानियां बताते हैं, वो महल, वो रास्ते दिखाते हैं, तो कैसे एक्सप्रेशंस मिलते हैं आपको? सबसे ज्यादा तो लोग फैसिनेट और मेस्मराइज होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर उन्हीं सड़कों पे, उन्हीं महलों के आसपास इर्द गिर्द रहे हैं जिनकी उन्हें कहानियां नहीं पता। देखिए ह्यूमन इमोशंस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक उसे समझ में नहीं आता वो फैसिनेट होता है, जब उसे समझ में आता है फिर वो वॉन्डरिंग में चला जाता है, फिर उसे ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा, और चीजें बहुत मीनिंगफुली अट्रैक्ट करती है। तो मेरा काम बहुत सिंपल है, मैं अपने लिए एक लॉजिस्टिक मान के चलता हूँ कि मेरा लिटमस टेस्ट क्या होगा, वो बहुत सिंपल है। आप 2 घंटे मेरे साथ रहें, जब आप यहाँ से जाएंगे तब ये शहर आपको और अपीज करने लगे, तब ये शहर आपको और अपनी तरफ खींचने लगे, तब आपको लगे कि यार जो 10 साल पहले फैसला किया था ना भोपाल में रहने का, वो सही है यार, ये बंदा सही कह रहा था। तो जब आप लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये जो बैठे हैं और ये बातें कर रहे हैं ना, हाँ पटिये पे कुछ कहा था शाह हुसैन ने, ये जो चाय के लिए अपने दोस्त को बुला रहा है और 10 मिनट दोस्त का इंतजार कर रहा है, 50 रुपए पेट्रोल जला रहा है 10 रुपए की चाय के लिए, हाँ ये ऐसा कुछ कहा था कि दोस्ती इंपॉर्टेंट है। तो वी जस्ट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग। और हमारा काम इन्वेंशन करना नहीं, हमारा काम डिस्कवरी करना, कि जो आपके आसपास चीजें हो रही है क्यों हो रही है, अब वो समझते हैं, तो वो क्यों का जवाब हम मिलके ढूंढते हैं। So, लोग सबसे ज्यादा आपकी कौन सी स्टोरीज पसंद करते हैं, और अदर देन भोपाल बाहर के भी लोग आते हैं इन वॉक्स के लिए? काफी लोग जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिन्हें भोपाल समझना होता है, देखना होता है। आई फोकस मोर ऑन द कल्चर पार्ट। मेरा जो मेन जाविया है लोगों को शहर समझाने का, वो ये है कि देयर इज समथिंग इनहेरेंट इन अ पर्सन जो मैनिफेस्ट करता है उसके जानने या नहीं जानने के बावजूद भी। जैसे शहरों का कल्चर होता है, आप लखनऊ का नहीं है, अवध का है, कलकत्ते का नहीं है, बंगाल का है, पर भोपाल का है, और वो भोपाल से 3-4 किलोमीटर बाद खत्म है। आप उसके बाद जाके अगर आप देखेंगे तो आपको भोपाल नजर नहीं है, भोपालियत नजर नहीं है। वेरी ट्रू, क्योंकि पूरा एक कल्चर डिफरेंस आ जाता है वहां से यहाँ आने में। मतलब अगर हम पुराने भोपाल से नए भोपाल में आ जाते हैं तो वो सारी चीजें फेड ऑफ हो जाती है। आप एक डिफरेंट जगह पे है, एक डिफरेंट माहौल में है, कंप्लीटली उसका एम्बियंस अलग है, उसका टेक्सचर अलग है, उसका महसूस करने का तरीका अलग है। वो सिर्फ वो एक चौराहे के उस पार और चौराहे के इस पार की दुनिया है। हकीकत ये बिल्कुल थेम्स नदी की तरह है। हाँ। यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ इंग्लैंड है। ट्रू, एक दरिया है, लेकिन वो 2 अलग अलग तहजीबों को अलग Exactly. तो ऐसे ही भोपाल में भी है, राइट। और यही भोपाली कहानी। कौन सी कहानी है जो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मुझे तो लगता है भोपाल में तो लोग सभी पसंद करते हैं। औरतों की, वमन, जब आप दुनिया में देख रहे हैं तो हमें सिविलाइज हुए लगभग 10,000 साल हो गए। राइट। अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लीडरशिप, इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ। हाँ, हम आज भी उन्हीं बातों पे बहुत सारी बातें करते हैं कि हाउ टू ब्रिंग अप द सिक्योरिटी फॉर वुमेन, हाउ टू ब्रिंग अप द पोजीशंस फॉर वुमेन, हाउ मच टू बी इनकॉर्पोरेट इनटू लाइक हाउ मेनी सीट्स हैज टू बी देयर। हम आज भी यही बातों पे चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि 10,000 साल के अगर स्पैन को देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि हमें इससे बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, ट्रूली। लेकिन फिर मैं भोपाल की एक तस्वीर दिखाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अफगानी पठान थे भोपाल, नवाबी दौर के पठान।
अफगानिस्तान के लोग अभी भी औरतों को कार चलाने नहीं दे रहे। राइट। हमने उन्हें देश चलाने दिया और हमने नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया, उन्होंने they खुद were चलाया। capable enough, they did it on their own। यस, तो मुझे लगता है कि औरतों की कैपेबिलिटी पे अगर किसी शहर ने भरोसा किया है तो वो भोपाल ने किया। और जब इंसान ये देखता है कि औरतों ने इतना खूबसूरत बनाया, औरतों ने इतना खूबसूरत सजाया और इतनी खूबसूरत बातें, कोई जेलसी नहीं है, कोई एनवी नहीं है, कोई पावर स्ट्रगल नहीं है, इट्स ब्यूटी, इट्स मैग्निफिसेंस, इट्स कल्चरली रोबस्टनेस। राइट। तो लोगों को समझ में आता है कि यार ये शहर तो, हाँ, ये जो अपनापन है ना, ये वहीं से आया है, ये औरतों का अपनापन है। शायद यही एक रीजन था कि 1947 के बाद नेहरू जी ने बहुत सारे चीजें यहाँ शुरू करी, भोपाल से शुरू करी, लाइक BHEL, आई थिंक पहला BHEL यहीं खुला है, यहीं पे ये बहुत सारी चीजें हुई, डेवलपमेंट के नाम पे भी हुई। HAL एंड ऑल। प्रॉब्लम ये एक मसला जो बहुत बड़ा आया, वो ये आया कि जो भरोसा हमने औरतों पे किया था और हमने नहीं किया था, वो इतनी हकदार और इतनी खुददार थी कि उन पे किया जाना चाहिए, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगा। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, लेकिन हमें नहीं लगता था कि 100 साल तक यहाँ पे औरतों की तो हुकूमत है। तो हमने जो बसाया हुआ, जो रचाया हुआ एक शहर वो छोड़ के गई थी, हमने शहर वो वापस औरतों से लिया सबसे पहले, और फिर हमने उन्हें इतना केपेबल नहीं समझा कि दोबारा उन्हें दिया जाए। राइट। लेकिन अभी भी भोपाल की मैं इस बात पे बहुत यकीन रखता हूँ कि देयर इज अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, देयर इज अ सेंस ऑफ पावर। मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ कि एक जमाने में भोपाल में बेगमों की हुकूमत थी, फिर आज क्या हुआ? आज भी है, आज भी है। आप पुराने भोपाल के हर गली चौराहे पे देखिए, हाँ, आपको बेगमों की हुकूमत दिखेगी। ट्रू। लेकिन अब ताज तख्त पे नहीं है, उसके वो बेताज बादशाह है। राइट। ये शहर अभी भी वही चला रही है, ये शहर नहीं, दुनिया का हर शहर वही चला रही है। आप माने या ना माने, इकोनॉमी इज तो रनिंग बाय वुमेन ओनली। देखिए, एक घर चलाना भी उतना ही मुश्किल है जितना एक देश चलाना है, और वो औरतें चलाती है। बिल्कुल। तो जिनमें परियों का आना जाना हो, उनका आंगन खराब क्या होगा? तुम्हें औरत बनाया है खुदा ने, इससे बढ़कर सवाब क्या होगा? क्या बात है, अमेजिंग। तो सब कुछ औरतों का है। इनफैक्ट फनीली भोपाल में दिन का आगाज मामा जी की जलेबी से होता है, रात का अंजाम मामू के पान पे होता है। दोनों माँ से जुड़े हुए रिश्ते हैं। मामा जी की जलेबी और मामू का पान है, चाचा जी के नहीं है। वेरी नाइस। ये तो बहुत ही डिफरेंट तरीका है, बट बहुत अमेजिंग लगा मुझे। दिस इज आपने, यस, आपके आंखों के सामने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई मीन आई गॉट पॉज्ड बाय दिस, लिटरली दिस इज हैपनिंग। मतलब यहाँ पे पान खाए बिना कि कोई पार्टी खत्म नहीं होती, चाहे वो कितना ही हाई एलिट हो, चाहे वो कितने ही बड़े 5 स्टार्स में जाके डिनर कर रहा हो, वहां से निकलने के बाद ये एक सवाल तो होता ही है कि यार पान खाने चले। पान और इत्र, मतलब भोपाल में अगर आप किसी के आने से खुश हैं, yes, आप उसे पान और इत्र ऑफर करेंगे, और नहीं करेंगे तो आप उसके आने से खुश नहीं है। डेफिनेटली। तो ये तो मिजाज है शहर का, खुशबुओं का शहर है ये जायकों का शहर, जायकों का शहर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा, और स्पेशली लेट्स कम टू चाय। अरे चाय के बारे में कोई राय मत दो यार, तुम बात समझो, इश्क सबसे पूछ कर होता नहीं। क्या बात है, तो अमेजिंग। चाय तो चाय है, चाय पे मेरे बहुत काम है, चाय पे मेरे बहुत कलाम है, और मुझे लगता है कि चाय एक ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ के रखती है। चाय इज नॉट अ बेवरेज, चाय इज अ कनेक्शन। ये मैग्नेट है जो शहर के लोगों को जोड़ के रखती है। आप किसी से मिलना चाहते हैं, फर्ज कीजिए आपका और मेरा झगड़ा होता है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, जब हमारी सुलह होगी और जो भी पहल करेगा वो पहल यही करेगा कि चलो यार, अरे छोड़ो, चाय पे मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं। True. मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा, मैं वो चाय को मना नहीं कर सकता। तो उस चाय के लिए मैं आपसे मिलूंगा और वो लोगों के झगड़े खत्म होंगे। तो चाय इज समथिंग दैट इज यूनाइटिंग पीपल एंड कल्चर्स। यस, ऑफ कोर्स। और यहाँ पे कहा भी जाता है ना कि चाय का तो ऐसा है यहाँ पे कि खाने के पहले चाय, हाँ, फिर खाने के बाद तो बनती ही है चाय। आप मेरे साथ एक दिन गुजारिए और आपको समझ में आएगा कि मैं कितनी चाय पीता हूँ। I am not at all a tea coffee person, so sorry, मुझे नहीं पता कि चाय का स्वाद कैसा है, लेकिन I've heard this so much कि यहाँ पे चाय हर समय हर चीज के लिए पी जा सकती है। हम ये आज गर्मी इतनी है कि आंख बरस रही है, लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे अभी भी कहेंगी कि आप क्या पसंद करेंगे, मैं पहला बोलूंगा चाय, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। So
चाय की बात के बाद एक ये चीज है कि भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पे हेरिटेज है, नेचर है, पोइट्री है, सुकून है, और मतलब यहाँ पे सब कुछ मिलता है। चाय इतनी ज्यादा पसंद की जाती है, फिर भी ये मेन स्ट्रीम टूरिज्म मैप में नहीं आता। मतलब जैसे बाकी के शहर आते हैं, लेकिन हम मनाली को पसंद करते हैं, हम शिमला पसंद करते हैं, हम कोलकाता पसंद करते हैं, हम मुंबई भी सॉर्ट ऑफ पसंद करते हैं, ओल्ड मुंबई हम स्पेशली देखने जाते हैं, लेकिन भोपाल अभी भी वो टूरिज्म मैप में कहीं ना कहीं लैक करता है। ऐसा क्यों? देखिए, कॉर्पोरेट पेनिट्रेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, गोल्डन ट्रायंगल एक टाइम पे जब एग्जॉस्ट होगा, जो धीरे धीरे हो रहा है, तो टियर 2 सिटीज की तरफ लोगों का रुझान बढ़े। और टियर 2 सिटीज में आप क्या पसंद करेंगे? आप पसंद करेंगे जहाँ पोल्यूशन कम हो, जहाँ पॉपुलेशन कम हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ पे हेरिटेज हो, जहाँ के लोग अमेजिंग हो। तो ये सारी चीजें जब आप अपनी चेकलिस्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे ऊपर भोपाल आएगा। वेरी ट्रू। तो मुझे लगता है कि भोपाल का टाइम अब आना शुरू हुआ है। तो गवर्नमेंट भी इसके तरफ अपना योगदान दे रही है। एब्सोल्युटली, आई थिंक गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। 2-3 चीजें भोपाल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भोपाल को पूरी दुनिया जानती है, अफसोस बहुत गलत वजह से। आप किसी से भी बोले भोपाल, तो आपका जवाब मिलेगा यूनियन कार्बाइड, गैस लीक, गैस कांड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने जो भोपाल पे काम शुरू किया वो इसीलिए किया क्योंकि मैं चाहता था लोग लेट्स मूव बियॉन्ड गैस ट्रेजेडी। राइट, हम उसके बाहर जाके देखें भोपाल में क्या। एक चीज मुझे समझ में आई, आपकी बात जब से शुरू हुई तब से आपने लोगों से मोहब्बत की बात की, अपनाइयत की बात की। ये अपनाइयत क्यों आई? ये किसी ने हमें घुट्टी में पिला तो नहीं है ना हम इसे लेके पैदा होते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी ट्रेजेडी हुई हमारे शहर में जो अनप्रेसिडेंटेड थी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। राइट, वो इतना बड़ा, इतना हमंगस था कि उसने इंसान के बनाए हुए जितने भी फर्क थे उन सबको सारे खत्म हो गए। जब गैस आई तो उसने हमारा मजहब नहीं पूछा। जब गैस निकली तो उसने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम किस जाति से आते हो। उसने सबको उतना ही परेशान किया। और हम पिछले 40-45 साल से उसके खिलाफ जो लीगल एक्शंस ले रहे हैं, जो पॉलिटिकल कमेमोरेशंस कर रहे हैं, वो मिलके कर। हर परिवार में, हर भोपाली परिवार में जो 50 साल से पुराना है, उसके पास एक कहानी है गैस ट्रेजेडी। और वो कहानी गैस ट्रेजेडी की नहीं है। वो कहानी ये है कि जब हमारे घर में गैस आ रही थी तो हमारे पड़ोस में जो कोई दूसरे मजहब के इंसान रहते थे, उन्होंने हमें कैसे बचाया, उन्होंने कैसे इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमारी कैसी मदद करी। तो वो अपनापन भोपाल में, वो मोहब्बत भोपाल में। तो मुझे लगा कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट गैस ट्रेजेडी, लेट्स टॉक अबाउट भोपाल बियॉन्ड गैस ट्रेजेडी। इसके अलावा क्या? तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मेमोरेटिव, व्हाट आई वुड से, अ म्यूजियम यूनियन कार्बाइड की इंस्टॉलेशन पे, क्योंकि पहली बार यहाँ से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का वेस्ट है वो ट्रांसफर हो गया है। तो हिरोशिमा, नागासाकी और भुज की तर्ज पे वो बनेगा। इट विल अलाउ पीपल टू कम बैक। इंसान गैस ट्रेजेडी की बात करता है, हम उसे सिर्फ यूनियन कार्बाइड का वो प्लांट दिखा पाते हैं जो 45 साल से बंद है। अब हम उन्हें म्यूजियम बता पाएंगे, हम उन्हें बता पाएंगे कि देखिए इस शहर पे वो बात हुई थी। नाउ इफ यू वांट टू कंपेयर भोपाल, कंपेयर के किसी रोबस्ट शहर पे अगर इतनी बड़ी मुसीबत, कैपिटल पे इतनी बड़ी मुसीबत उतर आए, तो उसे रिकवर करने में कितना वक्त लगेगा। अब आप भोपाल को देखिए। वेरी ट्रू। एंड एज पर दैट भोपाल इज बियॉन्डली वर्किंग हाई ऑन द हायर साइड, आई मस्ट से। क्योंकि जो हुआ, जितने लोग उसमें गए, जितनी फैमिलीज उसमें इफेक्ट हुई, जनरेशंस इफेक्ट हुई, उसके बाद भोपाल का इतना अर्बनाइज होकर आना, आप ये देखिए ना कि हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या है। राइट, हम तो दौड़ में बहुत पीछे रह गए ना। ट्रू, हमें तो गैस ट्रेजेडी ने बहुत पीछे कर दिया, हमारे पांव पकड़ ली। और गैस ट्रेजेडी इज नॉट, इट कैन नॉट बी सीन इन साइलोस। आई टेल यू वन थिंग, 84 के बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने, आपने अर्बनाइजेशन, एमएनसीज की बात की, एमएनसीज ने कदम नहीं रखा क्योंकि भोपाल के लोगों में एक रिजेंटमेंट था। गैस ट्रेजेडी के बाद यूनियन कार्बाइड का कॉम्पनसेशन नहीं मिला, एनवायरमेंट पे काम नहीं हुआ, एमएनसीज ने भोपाल में कदम नहीं रखा, अर्बनाइजेशन इस तरफ आया नहीं क्योंकि उन्हें लगता था कि इनके जख्म ताजा हैं, हम अभी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, ये रिजेंट करेंगे। राइट, तो हम बिना अर्बनाइजेशन, बिना एमएनसीज, बिना अर्बनाइज ग्रोथ, बिना इंडस्ट्रियल रोबस्टनेस के आगे बढ़े और हम इतने आगे निकल आए।
एंड आई थिंक गवर्नमेंट प्लेड वेरी वेल इन दैट, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे BHL जैसी चीजें लेकर आए, जिन्होंने एम्स आया, GMC आया, BMHRC आया, हॉस्पिटल्स में बहुत काम हुए, लेकिन हमारा स्टार्ट पॉइंट बहुत पीछे था, पीछे चला गया। हम yet we are working very hard on very hard। तो मुझे लगता है कि अमीर इमाम का शेर है, अपना आखिरी मांगते लोगों को फरियादी कहें, गरी आजादी है तो किस तरह आजादी कहें, आंधियों से लड़ रहे हैं जंग कुछ कागज के लोग, हम पे लाजिम है कि इन लोगों को फौलादी कहें। क्या बात है, तुम आंधियों से लड़ रहे हैं, हम कागज के थे, हमारे पास हम डिलैपिडेटेड थे, yet we are fighting and we are winning। Yes, हम बहुत आगे हैं। Of course। एंड अभी जिस तरह से हम चीजों को लेकर आ रहे हैं भोपाल में, जिस तरह से डेवलपमेंट आ रहा है, और उसके साथ साथ जो लेगेसी है उसको टूरिज्म के साथ आप जैसे लोग जब उसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि आने वाले समय में हम और भी ज्यादा भोपाल में टूरिस्ट 100% अट्रैक्ट करेंगे। I think I would say obviously मतलब फिल्म सिटी भी यहाँ पर आ रही है just because of these places only, they are covering the entire भोपाल, यहाँ के लेक्स कवर हो रहे हैं, यहाँ के हवेलियां महल कवर हो रहे हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। देखिए कल्चर की ना बहुत सारी परत होती है। हमारे साथ ज्यादती ये हो गई कि जावेद अख्तर साहब ने मजाक में एक कैरेक्टर बनाया जो शोले में लॉन्च हुआ, उसकी जुबान से, सूरमा भोपाली की जुबान से लोगों ने देख लिया कि पूरा भोपाल ऐसे बात करता है। मैं भोपाल की सड़कों पे काम करता हूँ, आपको मेरी आवाज में, आपकी मेरी जुबान में वो फर्क नजर आ रहा है? नहीं है, क्योंकि वो नहीं है शायद। एक परत ये भी होती है कि भोपाल में अपनाइयत, फिल्म सिटी बॉलीवुड यहाँ पर आएगा, that's true, that's a fact, क्योंकि इतने कॉर्डियल, इतने हॉस्पिटेबल, इतने बेहतरीन, इतने कमाल के लोग और कहां से मिलेंगे आपको? लोगों की मोहब्बत बेइंतहा है, लोगों की अपनाइयत बेइंतहा, लोगों का टैलेंट बेइंतहा है। मैं मिसाल दूं आपसे, असदुल्ला खां गालिब का मिजाज था, गालिब के कई शागिर्द भोपाल के, और ये कहते थे कि गालिब को अगर कोई भोपाल के कोई आसपास से कोई गजल भेजता था और कहता था इसकी शाया कर दीजिए, तो गालिब कहते थे भोपाल से करा लो। अगर वो कह देंगे अच्छी है तो अच्छी है। टैलेंट है, लोगों में कमाल का टैलेंट है। तो ये एक रियलिटी है कि नो पावर इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप एन आइडिया whose time has come and the time for Bhopal has come। Very nice। So अगर शाह हुसैन द हेरिटेज वॉक पर्सन से पूछा जाए कि एक दिन में अगर भोपाल एक्सपीरियंस करना है तो 3 जगह और 3 चीजें आप क्या रिकमेंड करेंगे? मुझे लगता है भोपाल की गलियों में आप घूम लें, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे कुछ मेहमान आगरा से तशरीफ लेकर आए थे, और जैसे ही वो भोपाल आए तो मैंने उनसे कहा कि हम VIP पे मिलेंगे, VIP रोड पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें एड्रेस गूगल लोकेशन भेज दीजिए। मैंने कहा पुराने भोपाल में गूगल मैप नहीं चलता। तो उन्हें लगा कि शायद इतना पिछड़ा हुआ है कि गूगल मैप नहीं चलता। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मैप के सहारे आएंगे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे, आप लोगों से रास्ता पूछिए। किसी भी शहर को पहचानने की 2 खसलतें हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, आप उनके लोगों से रास्ता पूछिए। नंबर 2, आप कहिए कि आप भूखे हैं, खाना खा खाएंगे। इन 2 जगहों का जवाब, इन 2 सवालों के जिस तरह से आपको जवाब मिलेंगे, आपको बता देगा कि वो शहर के लोग कैसे। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना गूगल मैप बंद कर दीजिए और आप लोगों से पूछिएगा। तो उन्होंने एक बड़े मियाँ से पूछा, उन्होंने कहा जनाब हमें VIP रोड जाना है और हम बाहर के हैं। तो कहते हैं वो बड़े मियाँ ने उन्हें स्कैन किया, फिर उनसे कहते हैं कि बेटा अगर जल्दी में जाना तो जिस रास्ते से आ रहे हो वहीं से जाओ, पहुंच जाओ, लेकिन अगर इत्मीनान से जाना तो ये पीछे से जो सड़क जाती है वहां से जाओ, इससे तालाब अच्छा दिखता है। क्या बात है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि VIP कहाँ से पहुंचना, और जवाब देखिए उन्हें क्या मिला। ये जवाब किसी और शहर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। मतलब इसी को तो हम बतौलेबाजी और पटियाबाजी की बात कह रहे हैं ना, यही तो यहाँ का मिजाज है। एक मिजाज है, और ये मिजाज बहुत खूबसूरत है, बिकॉज द काइंड ऑफ आंसर, द काइंड ऑफ जेंटल आंसर, अपनाइयत वाला आंसर। क्या मिजाज था उनके बड़े मियाँ का और उनकी क्या ताल्लुक था? कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पहली बार मिले तो लगा नहीं कि पहली बार। भोपाल में ये, अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं आपको लगेगा कि आप उसे बचपन से जानते। ये मोहब्बत है। ट्रू। और ये शहर इसी मोहब्बत पे चलता है। ट्रू, वेरी नाइस यार, बड़ा मजा आया। आपके और भी बहुत मशहूर किस्से हैं, कोई एक आध किस्सा हमें बताएं। सब एक जो मुझे बहुत लतीफ लगता है, और तो exaggeration is one thing that goes in भोपाल। बतौलेबाजी आती है यहीं से।
बतौलेबाजी लफ्ज ही यहीं से निकला है। बतौला हाँ, is something that is बहुत said without weight. नेगेटिवली मतलब पोर्ट्रे किया जाता Yeah. है उसे, बट मैंने पहले भी कहा कि मुझे तो वो बड़ा स्पॉन्टेनियस स्टोरी टेलिंग It's a sense of humor. या ये बहुत सारे शहरों में नहीं। भोपाल का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हाई है। सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ भोपाल के लोग वो मजाक बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपने किसी और शहर के इंसान के साथ कर लिया तो जिंदगी भर बात नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल सही है। ये है, जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी मछली पकड़ रहा था, तो पास वाले ने उससे पूछा क्यों खा, कुछ मिली क्या? खां, खां इज अ वेरी भोपाली वर्ड। राइट। 70-80 में जब पहली बार सरकारी एम्प्लॉइज आए तो उनको खां कहा जाता था। तो खां अगर आपको कोई कह रहा तो बहुत रिस्पेक्ट से कह रहा है, फॉर्म में है। तो कहता क्यों खा, कुछ मिला क्या? तो उस दिन उसकी बकेट पे एक प्रॉन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, झींगे भी नहीं थे। तो उसने कहा यार आज तो नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक 80 किलो की मछली पकड़ी। तो कहता भाई बड़े तालाब से 80 किलो की मछली? कहता कुछ भी नहीं है यार, ये तुम्हारी मछली। अभी हम पिछले हफ्ते मछली पकड़ रहे थे, हमने पानी में बंसी डाली तो आवाज आई टन की, तो हमने खींचा, पानी के अंदर से एक जलती हुई लालटेन निकल आई। तो कहता भाई पानी के अंदर से जलती लालटेन? कहता तुम अपनी मछली का वजन कम कर दो, मैं अपनी लालटेन बुझा दूंगा। This is how the city is talking every day. Yeah, even I heard that सितारों वाला and वो अरे वो नाना दादा की कहानी। हमारे नाना भगवान इतना बड़ा डंडा था, इतना बड़ा डंडा था कि वो रात को बैठ के ये वाला तारा निकाल के यहाँ लगा देते थे और सुबह इसको वापस वहां लगा देते थे। तो कहता मियाँ कुछ भी नहीं है, जमीन तो हमारे दादा के पास थी, इतनी बड़ी जमीन थी कि एक बार एक बच्चा देखने निकला, जब पूरी जमीन देख कर आया तो बुढ़ा हो गया था। कहता यार तुम्हारे नाना पत्थर और डंडा रखते कहाँ थे? तुम्हारे दादा की जमीन, तुम्हारे दादा की जमीन पे। It was a very amazing बतौलेबाजी वाली कहानी। Every day the city is talking like same. तो Right. भोपाल में मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है, पुराने भोपाल में डिप्रेशन नहीं है, पुराने भोपाल में एंजाइटी नहीं है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको लोग इस तरह से बात करते हुए दिख रहे हैं, उनकी जेब भले ही खाली हो लेकिन उनके दिल भरे हुए हैं। हाँ, that is also one story I heard about the सुकून, that 2 kids were sitting at some place और किसी ने आके उन्हें कहा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, आप स्कूल क्यों नहीं जाते। मेरी लेटेस्ट वीडियो भी इसी पे ही है। तो उसने कहा उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। तो आई थिंक a peaceful life is the whole point of life. Right, of course. आप भाग रहे हैं तो the way that kids have answered and the way you have narrated that story, so I felt like end result तो वही है ना, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करना। बर्न आउट कल्चर है नंबर 1। अब गौर कीजिए, बैंगलोर में 163 घंटे साल के, that equates to approximately 7 days a week। आप ट्रैफिक में, अब सिर्फ ट्रैफिक में आप 35% अपनी डेली इनकम का उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें कभी एंजॉय नहीं करी। वेरी ट्रू। आप थेरेपी में जाते हैं तो आपको लगता है कि ना वी नीड टू नॉर्मलाइज। यू शुड नॉट। मेंटल हेल्थ इज रियल। अगर आप बर्न आउट हो रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद सिस्टम। ऑफ कोर्स भोपाल में नहीं हो रहा, भोपाल में नहीं हो रहा। भोपाल यहाँ पे शाम ही है, यहाँ पे बातें हैं, कहानियां हैं, लोग हैं, चाय है। सो आपके पास वो एक स्पेस है जहाँ पे आप जाके अपने आप को ओपन अप कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको लोग कितने कमाल के हैं। मेरी आंखों के सामने एक किस्सा है। 10वीं 12वीं के बाद, अभी तो नहीं होता, जब मैं 10वीं 12वीं में था तो 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बाद बड़े तालाब में पुलिस लगती थी ताकि बच्चे आके पानी में ना कूदें। बहुत सेफ है। आप कितना आसान है सुसाइड करना भोपाल में। हाँ, हर जगह तो पानी है, कहीं पे भी आ सकते हो आप। राइट। लेकिन कोई करता नहीं है। वो सालों में कोई एक कूद गया तो उसे निकालने वाले भी बहुत हैं। आधे भोपाल में तो उसी बड़े तालाब में एग्जैक्टली, तो यहाँ पे वो वहीं खड़े भी रहते हैं पूरी दिन पूरी रात। तो साहब एक नगर निगम के गोताखोर थे, मेरी आंखों के सामने का बड़े मियाँ थे। तो एक लड़का कूदा, अरे मेरे, उन्होंने कहा अरे यार ये तो चलो भैया वो भी कूदे, उसे पकड़ के लिया। मैं भी उस टाइम पे 12th में था, तो मुझे लगा कि इसे समझाएंगे, इसके माँ बाप को बुलाएंगे, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी है, उसको पुलिस में भेजेंगे। वो आए, उन्होंने उसे 2 गाली बकी, 2 थप्पड़ लगाए और उससे कहा कि ये मेरा हिस्सा है, आइंदा यहाँ मत कूदना, कूदना हो तो वहां कूदना। दैट वाज द कंप्लीट रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। और वो लड़का भी चला गया। अब आप ये बताइए कि ये मिजाज कहाँ से लाए? वेरी ट्रू। यहाँ मत कूदना, ये मेरा हिस्सा, कूदना तो वहां कूदना। वेरी ट्रू।
That's Bhopal. बहुत अमेजिंग स्टोरीज हैं भोपाल के अंदर, बहुत अमेजिंग लोग हैं, बहुत कैरेक्टर्स हैं। मतलब इवन मैंने एक्टर्स के मुंह से ये सुना है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कैरेक्टर्स की वोकैबुलरी बढ़ानी है, गो टू भोपाल, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स देयर। मतलब आज भी लेटेस्टली जितने भी यहाँ पे एक्टर्स आते हैं वो कहते हैं कि हम डेफिनेटली भोपाल घूमते हैं, हम वहाँ पे लोगों को देखते हैं और उनके बुक में नए कैरेक्टर्स ऐड ऑन होते हैं। यहाँ पर है, हर चौराहे पे कोई है, हर घर में कोई है, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना फ्लॉलेस है, इतना फ्लॉलेस है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप सिर्फ अगर यहाँ के लोगों की कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड कर लेना, आपका ह्यूमर अलग लेवल पे हो जाएगा। दैट्स एक्चुअली द रियल फैक्ट। यहाँ पे शामें बहुत अलग है। मतलब यहाँ पे शाम होती है शाम ढलती नहीं है। ओके, बस यहाँ पे शाम होती है, आप शाम का वेट करते हैं। आप कितने ही बिजी इंसान हैं, लेकिन आपके प्लान्स होते हैं कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ, नॉट जस्ट द ओल्ड सिटी पीपल, बट अगर आप यहाँ पे दूसरे साइड ऑफ द सिटी में भी आते हैं तो यहाँ पे भी लोगों के प्लान्स रहते हैं कि मुझे इवनिंग में घूमने जाना है। आई थिंक ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज्यादा कैफे कल्चर है, बहुत ज्यादा छोटे रेस्टोरेंट्स है, चाय की टपरियां यहाँ पे आपको हर दूसरे गली में मिल जाएंगी। इतना ज्यादा लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास वो समय है स्पेंड करने के लिए। लेकिन आप इसको एक और जाविये से देखिए, हम टियर 1 सिटी नहीं है जहाँ पे हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पे नेटवर्किंग सिर्फ मिलने के लिए मिल रहे। There's a very interesting theory called social acceleration theory, and the idea goes that if you are in a conversational transaction, जो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाता, उससे सोशल कैपिटल बिल्डअप होता है, और ये समाज उसी सोशल कैपिटल के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ पे बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे में हमसे ज्यादा कैफेज हैं, हमसे ज्यादा मीटअप कल्चर है, हमसे ज्यादा पार्टीज है, लेकिन वो पार्टीज क्यों हो रही है यहाँ पर मैं हम सबसे बेहतर जाने। या तो आपको किसी से फेवर चाहिए, या तो आपका प्रमोशन चाहिए, या तो आपको नेटवर्किंग करनी है। अब यहाँ एमएनसी है ही नहीं तो ये तो चाहिए ही नहीं। आप किसी से मिल रहे हैं सिर्फ उससे मिलने के लिए। ट्रू। तो आप ये गौर कीजिए, और मैं वो इंसान इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली, मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा कि आप आखिरी दफा किसी से मिलने के लिए कब मिले। दिस शुड बी एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अगर आप किसी से मिलने के लिए नहीं मिल रहे और किसी और चीज के लिए मिल रहे हैं, then you are only inviting the depression, nothing else. Problematic है। Yes, that's a problematic because your purpose got changed, your way of living got changed ना। अगर मुझे चाय पे बैठ के सिर्फ यही डिस्कस करना है कि how to increase the business, then I'm neither enjoying that chai, neither that evening, neither that person. So what is the point? What is the point? Yeah. That's the beautiful part of Bhopal. I really love this. इन भोपाल की यहाँ पे सुकून के साथ वो पर्सन इंपॉर्टेंट होता है जहाँ हम उसके साथ मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। एंड दैट इज हाउ द गली शोज अस। जो भोपाल की गलियां हैं वहाँ पे यहाँ पे भोपाल की गलियों में एक जगह है जो फूल वाला मार्केट है। मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा, आप वहीं रहते हैं। उस मार्केट का नाम और उसकी एक अलग सी कहानी है। मतलब हम इतने वेले कि हमारे पास वो करने के लिए भी समय था। बिल्कुल था। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान फूलों से आया है। दुनिया का the idea of romanticism has come out of flowers. Flower is still something. अगर आपको गुलाब देख के स्टिमुलेशन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आपके सीने में एक धड़कने वाला दिल है। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में खड़े रहते हैं। तो फूलों का एक रुतबा है, और वो मालीपुरा जगह का नाम है। बाबू माली जी की वहां पे दुकान हुआ करती थी, और नवाब साहब ने लखनऊ भेजा था ताकि वो फूलों से ज्वेलरी प्रिपेयर कर सके। राइट। आज भी वहां पे फूलों की दुकान है, मेरा मकान भी वही है, और मुझे लगता है कि एवरी टाइम आई स्टेप डाउन देयर इज अ ब्यूटीफुल इमोशन देयर। And the whole that gully like fragrance with it does so many things। मतलब क्या बोलते हैं, रोजेस की जो वहां पे महक है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग। लोग ना एस्थेटिक के चक्कर में एक चीज भूल जाते हैं। बड़ी लतीफ चीज बताता हूँ, बच्चे को उसकी माँ का अंदाजा इसलिए नहीं होता कि माँ का चेहरा उसने देखा है, वो चेहरा तो याद ही नहीं कर पाता, उसे उसकी माँ की खुशबू पता है। वेरी ट्रू। नोज, स्मेल, the stimulation of smell is more powerful than the stimulation of eyes. Very true. And मैं कभी भी अगर कहीं जाती हूँ कुछ रीड करने तो आई स्टार्ट विथ वन शायरी जो मैंने लिखी है, मुझसे नजदीकियों का शौक न रखना ए हवा।
मुझसे, नजदीकियों का शौक न रखना ए हवा, कहीं करीब से गुजर कर तो मुझसे न महकने लगे। मैं अपने पास हथियार रखता हूँ, ये हमारा हथियार है। तो खुशबू तो खुशबू है। वेरी ट्रू, बिकॉज मतलब यहाँ पे भोपाल में ये सारी चीजें जो हैं ये नवाबी शौक से ही आए हैं। फ्लावर्स, इत्र, खाना, ये कल्चर वहीं से ही आया है और वो इतना ब्यूटीफुली ब्लेंड हुआ है पूरे शहर में कि अब वो डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते कि कौन उस कल्चर से आ रहा है और कौन बाहर से आया है और वो इस कल्चर में अब ढल गया है। बिकॉज एवरीवन, भोपाल का हर शख्स मुझे लगता है इत्र इस्तेमाल करता ही है। नेवरदलेस वो भले शनेल इस्तेमाल करता हो, गुची इस्तेमाल करता हो, बट उसके पास इत्र आपको मिलेगा ही। द मोमेंट दे विल गो टू पुराना भोपाल, दे विल डेफिनेटली गोना बाय वन। होना चाहिए। Yes. ये इंसानियत के तकाजे हैं, ये एक सिविलाइज सोसाइटी की पहचान है कि आप रंगों से कितना मोहब्बत रखते हैं। मतलब एवरीथिंग इन दैट। यहाँ पे कारीगरी जो है बहुत ज्यादा है भोपाल में। मुझे आपने एक बड़ी अच्छी चीज दिलाई। मैं इकबाल के एक शेर सुनाता हूँ। अल्लामा इकबाल 6 महीने तक भोपाल में रहे हैं और 3 डिफरेंट पीरियड्स में आए थे और कुल 6 महीने भोपाल में। इकबाल का एक शेर है, बहुत खूबसूरत शेर आपने मुझे याद दिला दी, जिसमें इकबाल ने इस दुनिया को रेफर किया 2 एडजेक्टिव्स के साथ। हमदमे दरीना कैसा है जहाने रंगो बू, सोजो साजो दर्दो दागो जस्तजू आरज़ू। तो जहाने रंग और उसकी बू, कलर्स एंड फ्लेवर्स, राइट। ये दुनिया आंखों के लिए बनी नहीं थी। वेरी ट्रू। ये दुनिया तो कलर्स के लिए बनी, बू के लिए। तो अगर आप इन डिटेल्स को नहीं पहचानते तो मुझे लगता है कि आप जिंदगी का जायका नहीं ले रहे। नहीं ले रहे। वेरी ट्रू। और ये एक ऐसा शहर भी है जहाँ पे हिंदी इतिहास का भी बहुत बड़ा मतलब प्लेट्यू है ये। यहाँ पे दुष्यंत जी का जो वो है म्यूजियम है, मेमोरियल है यहाँ पे, जहाँ से न जाने कितने सारे नए हिंदी साहित्य के राइटर्स निकले होंगे। सो वो भी एक बहुत अमेजिंग कल्चर में मेरे साथ के भी बहुत लोग, और मैं कहूँगा कि साहित्य प्रेमी भोपाल में रहते हैं। हाँ, लिटरेचर नरेंद्र जी, बिल्कुल 100%। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत बड़ी लिस्ट है। और लिटरेचर अदब पे बहुत काम हुआ है, और भोपाल में नहीं होगा तो और कहाँ। हाँ, that is also true। यहाँ पे लोगों को समझने के लिए आपके पास समय ना, आप लिखेंगे कैसे? मतलब राइटिंग एक ऐसा कल्चर है, जब तक आप किसी को जान नहीं रहे, जब तक आप खुद को उसके साथ कनेक्ट करके खुद को नहीं समझ रहे, फिर उसको नहीं समझ रहे, तब तक आपके कोई भी जज्बात कहाँ से बयान होंगे? बताऊं, लिटरेचर का इतना हब है। गालिब का एक दीवान है जिसको कहते हैं नुस्खा हमीदिया, भोपाल से मिला। राइट। हाँ, यहाँ पे शायरी का तो बहुत बड़ा योगदान है भोपाल के अंदर। मेरे दादा कहते थे कि इकबाल मैदान पे अगर किसी ने शेर नहीं पढ़ा तो हम उसे हिंदुस्तान का बड़ा शायर मानते नहीं। इतना बड़ा लोगों का ज़ोक, लोगों का जो टेस्ट है वो उस लेवल पे था। आप इकबाल मैदान जाइए, मैं भी कुछ दिनों पहले गया था, इकबाल लाइब्रेरी है इकबाल मैदान के बेसमेंट पे। राइट। मैं वहां पे दाखिल हुआ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली किताब थी वो थी तमिल में शेक्सपियर का तमिल ट्रांसलेशन। अब आप देखिए कि वैरायटी और डाइवर्सिटी उस किताब खाने में कितनी होगी, कितनी ज्यादा है। और वो यहाँ है, मतलब उसके रीडर्स यहाँ हैं, चाहने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आप भोपाल में जुबान पे बात कीजिए लोगों से, भाषाओं पे बात कीजिए लोगों से, क्या खालिस उर्दू में बात करते हैं, क्या खालिस अंदाज में बात करते हैं। हमारी बात प्लाटो से शुरू हुई थी, इकबाल पे पहुंची, हमने गालिब का तस्करा किया है। राइट। And I think this is bare minimum. हाँ, because मतलब कहते हैं कि भोपाल की हर मौसम के लिए एक बात है, हर शाम के लिए एक बात है, हर जज्बात के लिए एक बात है, हर चीज में शायरी है, हर चीज में कविता है। इतना ज्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल है भोपाल कि यहाँ पे अगर आप किसी से भी बात करेंगे ना तो वो आपको कुछ ऐसा बता के जाएगा जो शायद आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा। Absolutely, 100%। देखिए, दूसरे शहरों के लोगों से मेरा यही सवाल है, आपने कितने मौसम देखे? आपने कभी दिन को रात होते हुए, शाम में ढलते हुए देखा है? आप ऑफिस में एक स्क्रीन के सामने होते हैं। राइट। आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि आप उस जगह पे तस्वीर ले सके जहां पे आपके दोस्त ने ली थी और वो उस तस्वीर में खुश लग रहा था। तो शायद आप भी वो जगह जाके तस्वीर लेंगे तो खुश महसूस करेंगे, बट ऐसा होता नहीं। आपने खुशी को बड़ा मटेरियलाइज कर दिया। वेरी ट्रू। यहाँ पे लोगों ने दिन को शाम और शाम में रात को ढलते हुए देखा है।
वेरी ट्रू। यहाँ पे लोग एहसास को समझते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो शहर में रात होती ही नहीं है, कम से कम 3 बजे तक। हाँ, यहाँ तो रात होती नहीं, यहाँ शाम होती है। बिकॉज यहाँ पे शाम अगर होती है। रात के 10 बजे भी मिलना है, मैं मेरी फ्रेंड्स को यही कहती हूँ, शाम में मिलते हैं। तो हमारी शाम का मतलब होता है रात 10 बजे के बाद। 10 के पहले हमारी शाम नहीं शुरू होती। सो यहाँ पे वो कल्चर है कि यहाँ पे 4 बजे भी शाम है, यहाँ पे 10 बजे भी शाम है, और रात के 3 बजे तक है। ये शाम है, हकीकत बिल्कुल है। है। यूएस टाइमिंग पे चलता हुआ शहर है ये। तो मुझे लगता है कि इट्स ब्यूटीफुल द वे इट इज। बिल्कुल, मतलब अगर किसी को जेन्युइनली अपनी राइटिंग को एक्सप्लोर करना, राइटिंग से ज्यादा अगर खुद को एक्सप्लोर करना है, तो दैट पर्सन शुड डेफिनेटली कम टू भोपाल। मैं अक्सर वॉक्स पे लोगों से मजाक में कहता हूँ कि ये बड़ा तालाब नहीं है, ये आईना है, इसमें खुद को झांकिए। यहाँ पे आपको अपनी तस्वीर दिखेगी, आप खुद से मिलेंगे, और आपको आपकी हर उम्र की तस्वीर मिलेगी यहाँ। आप खुद से नहीं मिलते ना। हम कितनी दफा खुद से मिले हैं, हम कितना जानते हैं खुद वेरी को? ट्रू। हम नहीं जानते, यकीन मानिए हम नहीं जानते। लिटरेचर तब तक एक डेड नॉलेज है जब तक वो आपके अंदर के इंसान को झंझोड़ के ना रखे। जब वो आपको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे और आपसे कहे कि शाह हुसैन अब तुम 26 साल के हो गए और क्या हो तुम, तब आपको समझ में आता है कि हाँ अब मैं क्या हूँ। अच्छा, हमारा वो सवाल छूट गया। आप मुझे बताएं कि वो 3 जगह जो आप रिकमेंड करेंगे अगर कोई भोपाल आता है तो। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ट्राइबल म्यूजियम देखना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। इट इज एक्चुअली। आप ट्राइबल म्यूजियम देखिए। आपको ताजुल मसाजिद देखना चाहिए। ताजुल मसाजिद मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक महिला की बनाई हुई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो एक औरत ने बनाई है। ताजुल मसाजिद में आपको जामा मस्जिद की तरह यू विल नॉट फाइंड ऑपुलेंस। एक बहुत ग्रैंड मस्जिद है, ऑपुलेंस नहीं, बारीक काम, औरतों के लिए काम है, औरतों का बनाया हुआ काम है। तो आपको ताजुल मसाजिद में शाम जरूर गुजारना चाहिए, सिर्फ उसे देखना चाहिए। आपको नहीं पता वो कैसे बनी, कब बनी, क्या बनी, कोई बात नहीं, सिर्फ उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए। वो मस्जिद आपसे बात करेगी, वो बात करेगी। और तीसरी चीज मुझे लगता है कि अगर आपने शाम में बड़े तालाब के पास तफरी नहीं की और आसमान को रंग बदलते हुए नहीं देखा, आप सिर्फ आसमान को रंग बदलते हुए देखिए। कुदरत एक बहुत बड़ा कैनवस लगाती है हर शाम को 6 साढ़े 6 बजे, रंग बदलती है, लेकिन आप बस ये ना हो कि कहीं जाने की जल्दी में उसे देखना पाए। आप ठहरिए। एंड इट इज नॉट एट ऑल मैन मेड बाय एनी वे, ये कंप्लीटली नेचर है। आपकी किस्मत की उस शाम को आपको कौन से रंग मिलेंगे, कुदरत बनाती है। मुझे लगता है रोज बनाती है, रोज एक कैनवस निकालती है, उसका रंग भरती है। तो आप रुक के देखिए ना। और ये बहुत फैक्ट है कि भोपाल में हर शाम का रंग अलग होता है। अगर कोई यहाँ पे 30 दिन रुकेगा तो ये बता सकता है कि 30 दिन की शाम बहुत अलग है, उसका रंग बहुत अलग है, उसकी महक बहुत अलग है, उसकी ठंडक बहुत अलग है। हकीकत है। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ आंखों से नहीं देखना चाहिए, वो दिल में उतारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने बड़ी मस्जिद की बात करी, यहाँ पे सबसे छोटी मस्जिद भी है, उसकी कहानी क्या है? मस्जिद 2.5 सीढ़ी। तो कहते हैं कि जब दोस्त मोहम्मद खान ने शहर को बनाया और फतेहगढ़ का किला आया, तो फतेहगढ़ के किले के ऊपर एक बुर्ज में लोगों को हिफाजत के लिए खड़ा करना चाहता था ताकि वो देखे कि दुश्मन तो नहीं आ रहे। तो एक दिन जब दोस्त मोहम्मद ऊपर आए तो वहां पे कोई था नहीं। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं है, तो लोगों ने कहा साहब नमाज के लिए गए होंगे। तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि यही मस्जिद बना। तो उसी जगह पे 3 पत्थरों को लाके एक मस्जिद बनाई। तो 2 पत्थर तो सीधे लग गए, लेकिन वो सोल्जर्स थे, मेजन्स तो थे नहीं, तो उन्होंने तीसरा पत्थर तिरछा लगा दिया। तो इसी तरह से 1, 2, 2.5 सीढ़ी की वो मस्जिद हो गई। एंड दैट इज अपैरेंटली द स्मॉलेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। राइट। इससे बड़ी जो एक मस्जिद है वो लगभग 25 स्क्वायर मीटर्स की होती है। हाँ। और वो रशिया में ये 16 स्क्वायर मीटर्स की है। ओके, इट्स इनक्रेडिबल। और मैं अक्सर ताज्जुब में एक बात कहता हूँ कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सब जगह होते हैं, हर चीज के होते हैं, लेकिन इंडियाज लार्जेस्ट मॉस्क एंड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मॉस्क इतने करीब 50 कदम के फासले पे है। हाँ। जीएमसी के इस तरफ स्मॉलेस्ट है, जीएमसी के उस तरफ लार्जेस्ट है। अब आप ये कहाँ से लाए? अब ये बताइए कहाँ से लाए? नहीं बना सकता। ये मतलब बहुत ही यही तो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं ना, एक तरीके से कि आपको ये एक साथ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। और जो डिफरेंस है जो अभी आपने बताया, ये स्टोरी तो खैर मुझे नहीं पता थी, बट ये स्टोरी जानने के बाद मुझे पता पड़ रहा है कि एक जगह पे बेगम, उनका पावर, उनके फेमिनिज्म, उनकी नजाकत शोकेस हो रही है, और एक जगह पे एक सुप्रीम सिक्योरिटी
और एक बादशाह की पावर और उसका एक इंडल्ज डिसीजन वो शोकेस हो रहा है। कितना डिफरेंस है 50 कदम में, इतना डिफरेंस, मतलब that is something to look into the history. Right. So if you don't ponder, you don't get any of this. Yes. आपको सोचना पड़ेगा, और कैपिटलिज्म आपको सोचने नहीं देगा। कैपिटलिज्म आपसे कहेगा कि यार तुम बैठ के क्या देख रहे हो, उसे तुम जल्दी सो जाओ, कल सुबह 9 बजे ऑफिस आना है। Right. तो इसके लिए आपको कैपिटलिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास एक दिमाग है, वो दिमाग सिर्फ सैलरी से नहीं चलता, Yeah. उसके लिए लिटरेचर चाहिए। True. सो ये चीजें तब आएंगी। Evolve होने के लिए तो definitely you need to learn now. 100%. You need to There's learn. no other option. There is no other option. देखिए मैं शायद कड़वी लगे कुछ लोगों को, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पेशलाइजेशन जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ हिस्ट्री आती है तो नो नो नो, काम ही खत्म हो गया ना मेरा। मुझे एटलीस्ट दुनिया के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आने चाहिए, True. तभी मेरा एक होराइजन खुलेगा। Right. और एक बैलेंस लाइफ चल पाएगी। किताबों का काम आपको सोचने पे मत। सोल पर्पस ऑफ एजुकेशन, व्हाट स्वामी विवेकानंद जी सेड, वाज टू टेल यू हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। व्हाट टू थिंक तुम अपना देख लोगे, बट एजुकेशन शुड टेल यू हाउ टू थिंक। सोचना कैसे है भाई, वेरी ट्रू। क्या सोचना है वो तो देख लोगे, वो सब समाज बता देगा कैसे सोचना है। वेरी नाइस। तो क्या हमारा जो भोपाल टूरिज्म है वो आपकी इन वर्क्स को अपने लिस्ट में शामिल करना, ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ सोचा जा रहा है या उस पर कुछ बहुत सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, दैट इज प्रमोटिंग द लव फॉर दिस सिटी। राइट। तो कोई कैसे भी करता है, मैं बड़ा ईगो फ्रेजाइल आदमी हूँ, मुझे किसी से मसला नहीं है। अगर आपका काम इस शहर को बचाना है, प्रमोट करना है, तो मैं अपने आलम लेके सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा। जैसे तहजीब आफी का एक शेर है कि पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे उसी जगह पे जहाँ कई रास्ते मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तो अगर कभी ऐसे भोपाल की मोहब्बत में कुछ मोर्चा निकलेगा तो हम खड़े हो जाएंगे सबसे आगे। वाओ, ओके। सो रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। यू नीड टू बी प्योर भोपाली नाउ। ओके, वी वांट टू हियर दोस वाइब्स फ्रॉम यू। भोपाल इन शायरी। अरे हाय क्या शहर है भोपाल जिसे कहते हैं, इसकी मिट्टी से भी उर्दू की महक आती है। क्या बात है। ओल्ड भोपाल या न्यू भोपाल से ये बहुत ऑब्वियस आंसर है, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। ओनली भोपाल। ओके। चाय स्पॉट यू नेवर गोना से नो। मैं कभी चाय को मना नहीं करता, बट वो एक स्पॉट कोई ऐसा आपका पसंदीदा स्पॉट ही ऐसी बेवरेज है जिसका जगह से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका लोगों से है। कहने को तो जिस्म की दूरी लगती है लेकिन उसकी भी मजबूरी लगती है। यूं सब कुछ वैसा ही रहता है मगर दिन यारों के चाय अधूरी लगती है। चाय इज मोर अबाउट कंपनी। ओके, सो एक भोपाली वर्ड दैट आउटसाइडर वोंट अंडरस्टैंड। अरे हाँ, एक और लफ्ज है लेकिन इसका मतलब बताएंगे आप लोग कमेंट्स में। हाँ, लेकिन मैं एक और लफ्ज है लेकिन मैं उसे बोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पे। आपका पॉडकास्ट जो है वो बीप करने लगेगा। हेरिटेज वॉक या मिडनाइट लेक वॉक, क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? अ गुड कंपनी। वेरी ट्रू, मतलब ये दोनों ही करनी चाहिए। इंसान सही होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेरी नाइस। शायरी या साइलेंस? पोएट्री इज साइलेंस। साइलेंस इज वर्ल्ड्स बेस्ट पोएट्री। Oh wow. One Bhopali बतौलेबाजी you can never forget. अरे I cannot forget any बतौलेबाजी यार। मतलब भोपालियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सारी चीज है। अभी कुछ वक्त पहले मेरे बड़े अजीज, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये लेंगे बट मैं सुना ही देता हूँ निकल गई ये बात। तो साहब शकीला बानो भोपाली जो थी उनके पास कार आ गई थी। उन्होंने बहुत पहले बहुत नाम हुआ था उनका इंडस्ट्री में, तो उन्होंने कार खरीदी। तो उस जमाने में कार नहीं थी लोगों के पास। तो एक बार कार से मुशायरे में जा रही थी तो एक बुजुर्ग शायर भी दिखे, वो भी जा रहे थे उसी मुशायरे में। उन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, शीशा उतारा और कहलेंगे जनाब आप भी वहीं जा रहे हैं, मैं जहाँ जा रही हूँ आज ही। तो वो शायर साहब सुन नहीं पाए, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कांच बंद करा, वो चल गई। अब साहब जब मुशायरे में पहुंची तो दोबारा उनसे मुखातिब हुई। तो शकीला बानो भोपाली ने कहा कि जनाब हम आपसे कह रहे थे कि हमने आपको आवाज मारी कि आप हमारी गाड़ी में आ जाइए। तो शायर साहब ने कहा कि मोहतरमा आपको इतना नहीं पता, आवाज दी जाती है, मारी नहीं जाती। तो शकीला बानो कहती हैं कि जनाब देने का रिवाज आपके वहाँ होगा, हमारे वहाँ तो मारी जाती है। ना, this is subtle Bhopali humor. Oh God, very nice. एक जगह इन भोपाल where time feels slow. अब तालाब के आसपास कहीं भी।
भोपाल लेक के आसपास आप जाएं और समय वहां थम जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि अगर आपको आइंस्टाइन की रिलेटिविटी समझनी है तो आपको तालाब के पास आना चाहिए। ये अलग बात कही आपने, कैसे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मामला यही है कि टाइम कांस्टेंट नहीं होता। राइट। आप एक तवे पे हाथ रख दें तो आपको एक लम्हा भी बहुत लगेगा, महबूब की बाहों में बैठे हैं तो कई साल भी कम लगेंगे। और मुझे लगता है कि भोपाल वही है। क्या बात है, मतलब आपकी नजर में भोपाल महबूब की बाहें हैं? भोपाल की शाम महबूब की बाहें हैं, भोपाल की रात माँ का आंचल है, और भोपाल की सुबह इन दिनों बाप का गुस्सा है। ओह हाँ, इट्स एक्चुअली वेरी हॉट। हाँ जी, वेरी हॉट। ट्रू। सो भोपाल का मोस्ट अंडररेटेड फूड? भोपाल का खाना बेहद लजीज है, और मुझे लगता है कि भोपाल का अच्छा खाना उन्हीं जगह पे होता है जहाँ पे आपको लगेगा देख के कि यार यहाँ क्या मिलेगा, वहाँ पे लजीज। हाँ, तो अगर आपको एक्चुअली वेरी ट्रू, मतलब अगर आपने हाइजीन साइड रख दी तो आप भोपाल का सबसे लजीज खाना खा सकते हैं। और देखिए अब उससे कुछ ज्यादा होता नहीं है, हम भी जी रहे हैं उसी खाने पे। हाँ, लेकिन ये सबके लिए ऐसा हो नहीं पाता। मेरे लिए भी ये बात टफ थी कि जब मैं यहाँ आई, मुझे जब भोपाल की उन गलियों में लेके जाया गया, तब मैंने कहा क्या हम यहाँ बैठ के खाना खाने वाले हैं? तो बोले हाँ हम यही खाने वाले। अच्छा, वैसे तो इस बात का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो होना चाहिए या नहीं, पर जेल रोड पे एक ठेला लगता है बिरयानी का दोपहर में, जो कि अगर आप 2 बजे जाएंगे तो खत्म हो चुका होगा। और आई कैन टेल यू मैंने वहां से कितना खाया होगा, लेकिन जब मैं वहां पहली बार गई थी आई वाज लाइक मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मुझे यहाँ नहीं खाना है, ये प्लेट क्लीन है कि नहीं है। तो देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, लेकिन जो टेस्ट था हकीकत, आई स्वेयर, मतलब मैं जेन्युइनली थैंक यू बोलूंगी इस चीज के लिए। शहीद नगर में सुबह 5 बजे एक बिरयानी लगती है। सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे लगती है, सुबह 5 बजे आती है वो नली वाली, और उसकी नली सुबह 6:30 बजे खत्म हो जाती है। तो भोपाल में 24 घंटे में आपको किसी भी वक्त अगर बिरयानी की ख्वाहिश है तो भोपाल में वो कैपेबिलिटी है कि वो आपको बिरयानी खिला सकते, और इतनी लजीज खिलाएगा कि आपका दिल वहां लगेगा। आपको लगेगा कि यार शायद मैं भोपाल सुबह उठ सकता है सिर्फ बिरयानी के लिए, नहीं तो नहीं उठ सकता। जो उठ रहा है ना वो बिरयानी के लिए उठ रहा है। नहीं, नमाज के बाद वो पहली चीज इसी के लिए ही जाते हैं। कई लोग तो सिर्फ बिरयानी खा के सो रहे हैं। Yes. और आई डोंट नो कि उनका मेटाबॉलिज्म इतना एक्टिव कैसे है कि वो मोटे भी नहीं हो रहे। नेचुरली। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। अगर भोपाल पर एक बॉलीवुड मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा? सुकून। मुझे मालूम था, आई वॉज बेट श्योर अबाउट दिस आंसर। एक ऐसी जगह या कहानी भोपाल की जो लोग जानते नहीं बट दे शुड डेफिनेटली नो इट। I think people should know about everything that has happened in Bhopal. Everything is so gorgeous and beautiful and so informative. Everything. अच्छा, एक ये भी चीज है कि यहाँ के जो हवेलियां हैं उनके रोशनदान बहुत बड़े हैं, बिकॉज उससे फेमिनिटी झलकती, बिकॉज वुमेन्स का बनाया हुआ है। बाकी किसी भी शहर के जो रोशनदान है वो उस तरह से नहीं क्राफ्ट किए गए। मैं आपकी बात से आपको इसी बात को मोड़ के आपसे कहता हूँ, घरों में रोशनी तभी होती है जब वहाँ औरतें। क्या बात है, वरना घरों में अंधेरा होगा, दुनिया कायनात में अंधेरा होगा। तो ये, और रोशनदान इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि खिड़कियां ऊपर है, यहाँ नहीं है। नीचे वाले ऊपर नहीं देखना चाहेंगे, ऊपर वाले लोगों को नीचे देखने की जरूरत है। तो रोशनी है, और भोपाल की रोशनी उनकी औरतों से ही है। क्या बात है, वेरी नाइस। One line that defines भोपाल for you. One line. अरे यार, एक लाइन तो बड़ा मुश्किल होगा, बट मुझे लगता है कि इसी मिट्टी से मिले इसी में मिला दे मौला, इसी मिट्टी से बने इसी में मिला दे मौला, हमको भोपाल में गुल ही बना देगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सो मैं चाहती तो नहीं कि ये किस्सा खत्म हो, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आप पूछे हमारी ऑडियंस से, सो डेट हम समझ सके कि कितने लोग एक्चुअली भोपाली हैं। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि हम अक्सर कहते हैं कि करीना कपूर हमारी बहू है, हमारे शहर की बहू है, राइट। तो करीना कपूर का रिश्ता क्या है भोपाल से? अगर लोग इस पे सोचें और आई वुड लव कि कमेंट करें। वाओ, तो इसे समझ में आ जाएगा कि अगर ये रिश्ता वो डिफाइन कर पाएंगे तो उन्हें पूरी हिरार्की समझ में आ जाएगी। ओके, मतलब उन्हें जेन्युइन एक रिश्ता फॉर्म करके बताना है। जेन्युइन है, जिसे लोगों को देख के बताना है। तो ये मुझे भी नहीं आता है, सो आई विल वेट इन द कमेंट सेक्शंस कि क्या इसका जवाब आने वाला है।
और मैं बहुत एगरली वेट करूंगी, अगर आप ट्रू भोपाली हैं तो आपको इसका जवाब पता होगा, मैं शायद नहीं हूँ। यू मेड मी फेल इन दिस। ओके, आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट बट इट्स ओके। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? बहुत सारे सवाल है। अगर मेरा तो यही चैलेंज होगा कि अगर कोई भोपाल के 16 नवाबों के नाम मुझे याद करके बता दे। आपका टंग ट्विस्टर है। हाँ, so दोस्त मोहम्मद खान। I'll do that for you. I'll do that for you. दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान, फैज मोहम्मद खान, हयात मोहम्मद खान, गौस मोहम्मद खान, वजीर मोहम्मद खान, नजर मोहम्मद खान, कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, हमीदुल्लाह खान। Okay, that was actually a tongue twister with one breath. मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अगर आपने सुन लिया हो तो आप ये भी कमेंट में लिख देंगे, मैं तब भी मान जाऊंगी क्योंकि इतना सारा है कि मुझे नहीं याद हो पाया। वेरी नाइस। सो इस कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू हियर कोई एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत ज्यादा टच की हो। कहानी, एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने कुदसिया बेगम के नवाब बनने का जिक्र किया था आपसे जी। जब वो नवाब बन रही थी तो भोपाल के लोगों ने उसका रिजेंटमेंट नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्योंकि शायद उनके जहन में कहानी होगी। एक वाकया था जो 1812 में हुआ था। 1812 में भोपाल पे नागपुर और ग्वालियर की कंबाइंड फौज ने हमला किया तो भोपाल शहर के दरवाजे बंद हो गए, रसद के सामान बंद हो गए और बिल्कुल लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मसला ये था कि हर इंसान के लिए सिर्फ 2 रोटियां अलाउड थी, सिर्फ 2 रोटी। तो एक दिन कुदसिया बेगम के घर में, कुदसिया बेगम के जो वालिद साहब है वो नवाब है भोपाल के, उनके घर में पानी भरने वाली जो औरत है वो नहीं आई, बहुत देर से आई। तो उनकी अम्मा ने पूछा क्या मसला है। तो उस औरत ने कहा कि जनाब मसला ये हुआ कि मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया और मैं बेल के पत्ते ढूंढ रही थी, अगर मिल जाते तो उनको उबाल के उन बच्चों को खिला देती, लेकिन मिले। तो कुदसिया बेगम की अम्मा ने, जीनत बेगम ने कागज लिया, उस पर हुक्म लिखा कि इस औरत को 2 रोटियां दी जाए और ये भंडारे पे ले जाए। वो भंडारे पे ले गई तो भंडारे से जवाब मिला कि वहां पे तो एक दाना भी नहीं। वो वापस ना उम्मीद होकर आई कुदसिया बेगम के घर में। उन्होंने कहा बेगम साहिबा वहां पे भी रोटी नहीं। तो कुदसिया बेगम की वालदा ने, जीनत बेगम ने कुदसिया बेगम से कहा, कुदसिया बेगम की उम्र 12 साल है, 12 साल, और उनके भाई लगभग 4 से 5 साल के हैं, छोटे भाई। तो कुदसिया बेगम से कहा कि अपने भाई की 2 रोटियां इसको दे दो। 4 साल का बच्चा है, शहजादा है, वो उसके बाप जो है वो नवाब है। कुदसिया बेगम से कहा कि अपने भाई की 2 रोटियां इसे दो, वो आएंगे। अब एक 12 साल की लड़की है, उसका 5 साल का भाई है, 2 रोटियां उसकी भी। तो उन्होंने चुपके से 1 रोटी मोड़ी और पानी भरने वाली औरत को दी। उनकी माँ ने देख लिया। जब वो जाने लगी तो रोका और उससे कहा कि कितनी रोटियां मिली। उसने कहा बेगम साहिबा 1। तो कुदसिया बेगम की वालिदा ने कुदसिया बेगम को बुलाया, उस पानी भरने वाली औरत के सामने थप्पड़ लगाया और उनसे कहा कि जब हमने कहा था 2 देना है तो 1 क्यों दे? तुम्हारा भाई एक दिन भूखा रहेगा तो मर नहीं जाएगा। ये किस्सा भोपाल में आग की तरह है। और उस दिन भोपालियों को एक बात समझ में आ गई कि अगर कभी ना कभी इनकी माँ या ये नवाब बनती, दे विल इंश्योर कि कोई भूखा ना सोए, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से की रोटी अपने घर की पानी भरने वाली को दी। और जब 6 साल बाद वही कुदसिया बेगम 18 साल की हुई और नवाब बनी, तो भोपाल वाज हैप्पी डीप डाउन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब ये आ गई ना, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। दिस इज व्हाट दे इंश्योर्ड। ये उनकी लेगेसी है। वेरी नाइस। So I think that's very much, ये कायनात में देखिए मतलब कोई लफ्ज नहीं है बापता, लफ्ज है ममता। बच्ची पैदा होते से ही माँ होती है, वेरी ट्रू, गुड़िया से खेलती है वो अपने नर्चरिंग कल्चर उनके अंदर बहुत इनबिल्ट होता है। बच्चे लड़के जो हैं, हम जैसे लड़के मरते मरते मर जाते हैं, बाप नहीं बनते। कायनात में कोई लफ्ज नहीं है बापता, ममता है। लड़कियां माँ है, लड़के बाप नहीं। That is it. That's the reason we celebrate Mother's Day. We should every day, every day. And like all the festives are around the feminism only. चाहे हम कोई सा भी फेस्टिव अपने आसपास उठा लें। 10,000 साल से मर्द सिर्फ जंग लड़ रहा है, अपने परिवार से दूर है, उसे पता ही नहीं है इमोशंस क्या होते हैं। उसने तो यही देखा है कि अगर वो ताकतवर नहीं होगा तो रौंद दिया जाए। अब मर्दों से दूर औरतें अपने घर में बच्चों के साथ हैं, उन्होंने हर हाल में देखा बच्चों को। Very true. This is how emotions pass. और मुझे लगता है एक मतलब लास्ट नोट में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में बहुत फसाद हो रहा है चारों तरफ। इसका एक ही सोल्यूशन है,
मर्दों से हुकूमत छीन के उनकी औरतों को दे दीजिए, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। Oh God, it's a very big controversial statement, I must say. I really believe in that. I don't know what world will bring it to us. I don't know, but definitely when women leads any place, they keep the balance of nurturing and development both together. मतलब वो किसी भी चीज को रौंद के आगे जाना तो पसंद नहीं करते. Absolutely. So they nurture it and they develop it. देखिए हम दुनिया में सीखते नेचर से है ना. Sure. Why this has always been Mother Earth and not Father Earth? ये हमारी मातृभूमि क्यों है, पितृभूमि क्यों नहीं? Yes. मतलब मैंने वही कहा ना, नर्चर करने की कैपेसिटी सिर्फ उन्हीं के पास है. और हमें अभी सिर्फ इसी नरिशमेंट की जरूरत है इस पूरी कायनात. Very true. I think the focus of this earth should come back to भोपाल, और उन्हें 1818 से लेकर 1926 का भोपाल देखना चाहिए, because it will provide solutions to almost every problem that is happening around the globe. Wow, that's nice. And that was our ending note. बहुत मजा आया Thank you. आपके साथ बातें करके, और पता नहीं मेरा क्लोजिंग नोट क्या होगा, लेकिन मुझे ये आज महसूस हुआ कि आज का जो मेरा टॉक शो था या आज का जो ये एपिसोड था, ये इंफॉर्मेशन से ज्यादा ना अंडरस्टैंडिंग पे था कि हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम किन चीजों के बीच में हैं, हम क्या चीजों के लिए बात कर रहे हैं. मेरा हमेशा से एक ड्रीम एलिमेंट रहा है कि भोपाल को मुझे उस जगह पे देखना है वर्ल्ड मैप में जहाँ पे लोग ये सवाल नहीं करें कि भोपाल ये कहाँ है. I hate it when people say that, and I hate those people जो यहाँ से कहीं और जाने के बाद ना उस जगह को अपना बनाते हैं and they pretend कि they were never been into भोपाल, या उनका कोई मतलब उससे कोई कनेक्शन, कोई वास्ता नहीं है. People say मैं तो दिल्ली से ही हूँ, मैं तो बॉम्बे से ही हूँ, यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ जी हैं. मैं तो खैर यहाँ नहीं पली बड़ी हूँ, लेकिन मुझे इस शहर से बहुत बेहद लगाव है. मतलब मैं यहाँ पे अकेले होके भी कभी तन्हा महसूस नहीं करती हूँ. ये वो शहर है मेरे लिए कि मतलब इस शहर में मुझे मेरी डायरी, आई वुड नॉट से बट मेरा एक पैक, और कोई सी भी बालकनी, मेरे घर की बालकनी हो या कहीं और की, वो मिल जाए, मुझे कोई और चाहिए नहीं शायद इसके बाद. मुझे इतना पसंद है ये शहर. तो that was very nice and I really felt amazing communicating with Thank you. भोपाल को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना होता है. ये शहर सिर्फ लेक्स या मॉन्यूमेंट्स या हिस्ट्री का कलेक्शन नहीं है, ये आदतों में बसा हुआ वो शहर है जहाँ चाय के साथ चलती हैं बातें, धीमे लहजे में सुनाई जाती हैं कहानियाँ. और आज इस दास्तां में हमने भोपाल को मैप से नहीं, किस्से कहानियों से समझा है. इसलिए आज के हमारे एपिसोड का नाम भी हमने रखा दास्ताने भोपाल, और हमने इन्हें समझा शाह हुसैन के साथ, जो मुझे बहुत मजा आया इसे समझते हुए. सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भोपाल आए, तो सिर्फ जगह मत देखिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लोगों को सुनिए. बिकॉज जो मैंने आज सुना है, जिनसे सुना है, मैंने एक अलग ही भोपाल देखा. मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, लेकिन मैंने जो महसूस किया, आई एम फीलिंग सो क्रिएटिव इनसाइड. सो अगर आप आए अगली बार, तो आप यहाँ के लोगों से भोपाल को सुनिए, यहाँ की शामों में रुक के जरा यहाँ की शामों को देखें. बिल्कुल सही कहा शाह हुसैन ने कि हर शाम यहाँ एक अलग ही कैनवस होता है. भोपाल लेक के पास अगर आप जाके देखेंगे, आपको लोगों का एक बहुत अलग कैनवस दिखेगा, आपको शामों का एक बहुत अलग कैनवस दिखेगा. और इस शहर को थोड़ा सा वक्त दीजिए, यहाँ के लोगों के साथ घूमिए, यहाँ की पुरानी गलियों में जाइए. एट द सेम टाइम आई विल से कि ये शहर बहुत मॉडर्न भी है. ऐसा नहीं है कि अगर हम सुकून की बात कर रहे हैं तो हम आलसी हो गए हैं या हम लेट बैक हैं. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. यहाँ का जो अर्बनाइज साइट है वो हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आता है. यहाँ के बच्चों के पास जो टैलेंट है, जो हुनर है, जो स्किल्स हैं, वो शायद ही किसी और शहर में एक साथ इतनी सारी देखने को मिलती हैं. सो बिल्कुल यहाँ पर आए तो इस शहर को जी के देखिए. और साकिब मजीद जी का एक शेर है, हम अपना पहर दिखाएंगे, सपनों की लहर दिखाएंगे, कभी फुर्सत से आना तुम, हम झीलों का शहर दिखाएंगे. So this was it.
This was Dastane Bhopal and a soulful walk with Shah Hussain. For the next time, stay tuned with us and we'll bring back more amazing content for you. Till then, it was your host, Simran, and stay connected to Let's Be Real. Thank you.